या सो बेसिकली वैसे टॉपिक का नाम ही आज नो टॉपिक है। तो कुछ टॉपिक है सच है नहीं, लेकिन पिछले कुछ अ, सप्ताह खराब रहे हैं मार्केट में। वैसे जो हमारे खराब होने की परिभाषा है वो बदल गई है, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल में सबकी आदत जो है खराब हो गई है। इंडेक्स 1-2% करेक्ट होती है, पोर्टफोलियो 4-5% करेक्ट होता है और लोग रोने लग जाते हैं। ये आदत को सुधारना पड़ेगा। अब अगर आपको रोने की आदत है क्योंकि स्टॉक गिर रहे हैं, जो आपने होल्ड कर रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम देखा था कि स्टॉक है ₹100 में खरीदा था, 140 तक गया था, 140 पे देखा था 3 दिन पहले, और फिर अभी देख रहे हैं तो पिछले 2 दिन से गिर रहा है। कल 3% गिरा, आज फिर से 5% गिर गया और अभी कुछ 128 पे चल रहा है। तो अब वो ₹12 गिर गया है, चूँकि 100 शेयर थे, तो अब जो है ₹1200 प्रॉफ़िट कम हो गया है, तो उसका दुःख मना रहा है। अगर आपको ऐसा दुःख होता है, तो आप जो है पहले तो अपने आप ऊपर काम करिए और चीज़ें सही करिए, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे होता रहेगा। आप जो पैसे अनरियलाइज़्ड गेन्स में देखते हैं पोर्टफ़ोलियो में, वो आपके नहीं हैं। जब तक आप वो रियलाइज़ नहीं कर लेते तब तक वो आपके हैं ही नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए ये नौकरी नहीं है, ये दिहाड़ी मज़दूरी नहीं है कि 8 घंटे काम किया है तो ₹300 मिलेंगे। 1 महीने काम किया है तो वो 1 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एफडी भी नहीं है कि वो साल भर हो गया तो करीब 6.5% के करीब बढ़ जाएगा, एकदम ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है, इसीलिए आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ आप कितना समय लगाते हैं, उसी से आपका फ़ायदा डिसाइड होता, मतलब कितने घंटे या कितने महीने, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं था ना इस काम से। क्योंकि वही तो आपकी नौकरी, जो भी आप करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, जो भी और कुछ भी करते हैं लाइफ़ में, उसमें यही तो होता है, उसका ड्रॉबैक ही यही है कि आप जितना समय देंगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, पैसे के टर्म्स में, बात खत्म। यहाँ पे वो नहीं है, इसीलिए आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम का फैक्टर नहीं है। इसमें तो फैक्टर इस बात का है कि आपकी कैपिटल कितनी है और आप कितना अच्छे से उसको मैनेज करता है। तो अगर आप वो आपका इंटेंशन है कि आपको जो है मार्केट में आके चीज़ें सही करना है, अच्छे से करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो उसमें आपको ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक पैकेज है। अब इसमें एफडी वाला कैरेक्टरिस्टिक लेके स्टॉक मार्केट वाला रिटर्न तो नहीं आएगा। ऐसा होता तो फिर पूरी दुनिया उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती बैठ के, कि भाई एफडी वाला रिस्क हो, जो कि ज़ीरो होता है ऑलमोस्ट, और रिटर्न्स जो है स्टॉक मार्केट के हों, तो ऐसा नहीं होगा। और फिर पिछले 1.5 साल तो बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स ने अच्छा किया है, इंडेसेस ने अच्छा किया है, सेक्टर्स ने अच्छा किया है। उसमें भी अगर आपकी ये हालत है कि 3 दिन मार्केट गिर जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं, तब तो फिर आपकी हालत बड़ी दयनीय है। अगर आपको गलती से उठा के यहाँ से हम 2017 के एंड में 2018 के प्रारंभ में भेज दें, तो आपका तो रोना बंद ही नहीं होगा, आँसू खत्म हो जाएँगे आपके। तो आपको ये सही करना पड़ेगा, ठीक है? 2 दिन मार्केट गिर गई, 3 दिन मार्केट गिर गई, आपके कुछ स्टॉक नीचे गिर गए, तो आप जो है जो ये ऐसा गम मनाने लगते हैं ना, तो वो जो है आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, अब ये अभी कोई ग्रुप में मैसेज कर रहा है। अच्छा, ये कॉल्स कहाँ दी जाती हैं? देखिए, कॉल्स देने का कोई ऐसा रूल नहीं है। रूल तो प्रो मेंबर्स के लिए भी नहीं है, उनको भी बेचारों को कहीं भी कॉल दी जा जाती है ना? तो पब्लिक में तो एकदम से रूल नहीं होगा। कॉल्स कहीं भी दी जा सकती हैं। ट्विटर से लेके, टेलीग्राम से लेके, यूट्यूब से। कुछ चीज़ें फिक्स हैं। यूट्यूब में थर्सडे 5:30 बजे एक वीडियो आएगा, 15-20 मिनट का होगा। इट विल टॉक अबाउट वन स्टॉक। वो जो स्टॉक होगा, क्योंकि उसमें इतनी मेहनत कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इंट्राडे के लिए तो करेंगे नहीं कि 3 दिन के लिए चलेगा, राइट? इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहा है, तो ऑफ कोर्स इट हैज़ टू हैव कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक्स द स्टॉक गुड बाय फॉर फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स, है ना? तो ऐसा कांसेप्ट, ठीक है? तो उसमें टेक्निकल में उतना फ़ोकस नहीं होता है उस वीडियो में, ठीक है? उसमें बिज़नेस और फंडामेंटल के साइड में ज़्यादा फ़ोकस होता है। तो वो जो है आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक वीडियो उधर आता है वीकली। उसके अलावा आजकल जो है ये 3 बजे के बाद एक बीटीएसटी टाइप का स्टॉक देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब ये सब हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है? वी आर जस्ट ट्राइंग। गलतियाँ होंगी, गलतियाँ पहले भी होती थी,
जो आज हम अच्छे से कर पा रहे हैं, उसमें भी पहले गलतियाँ होती थी। तो इसमें भी गलतियाँ हो रही हैं। लेट्स सी, कल क्वेस कॉर्पोरेशन दिया था, आज वो नहीं चला, ठीक है? और आज फिर जो है, आज एक चार्ट डाला विनीत जी ने जैक्सन पाल फार्मा का। अब वो भी था नज़र में कि बता सकते हैं वीटीएसटी के लिए, लेकिन फिर थिरुमलई केमिकल पिक कर लिया, ठीक है? आज तो निफ्टी इतना अच्छा दिख रहा था कि कल गैप अप ओपन होना चाहिए। तो निफ्टी में ही बीटीएसटी कर सकते थे, ये भी बताया था, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हो गई। उसके अलावा अब जहाँ जो कुछ अच्छा दिखा, कुछ बताने का मन हुआ, क्या चल रहा है, उस पे कॉल्स का कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है? अब बाकी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काम करने की वजह से इतने ज़्यादा रूल हैं, तो वी डोंट वांट एनी रूल्स फर्दर। सो दैट वाज़ अबाउट द कॉल्स। प्रोबब्ली सिद्धांत हैज़ सेड समथिंग। अच्छा, आप लोग रोना बंद कीजिए। अरे नहीं, मोदी जी खुद ही रोते हैं, तो अभी वो क्या बोलेंगे किसी और को रोना बंद करने के लिए? खैर जाने दीजिए। मोदी जी की बात करेंगे, अभी 4 लोग फिर भाग जाएँगे। ट्विटर में यही होता है, किसी दिन राहुल गांधी कुछ बोल दो, वो 5 लोग भाग जाते हैं ज्ञान बता के कि उनके करोड़ों फॉलोवर हैं, उनके ऊपर आपको बोलना नहीं चाहिए। फिर मोदी जी के ऊपर कुछ बोल दो, तो उनके फॉलोवर भाग जाते हैं कुछ गालियाँ-वालियाँ देके। ये रोज़ चलता रहता है, लेकिन ये ट्विटर तक सीमित रहे ज़्यादा अच्छा है। टेलीग्राम में लेके नहीं आना है इसको, ठीक है? तो मोदी जी को उधर रखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करने दीजिए, ठीक है? वीडियो देखिए आप, तो सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा काम रहेगा आपके लिए कि स्टॉक के वीडियो देखने से अच्छा है, आप जो हमारे लॉन्ग फॉर्म वीडियो हैं, ख़ास तौर से जो प्रो वीडियो मीट है, 4 अब तक मीट हुई हैं, 4 वीडियो हैं उनके, एक्चुअली 5 हैं, एक क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों उसका अलग-अलग वर्ज़न है। वो वीडियो आप देख लीजिए। वो वीडियो आप देख लीजिए, अगर आपका मार्केट देखने का नज़रिया नहीं बदल गया, तो मतलब बेकार है वो वीडियो बनाना, ठीक है? तो आप पहले नज़रिया अपना सही करके देखिए। ये सवाल यहाँ पे ये नहीं है, देखिए अल्टीमेटली चूँकि कोई भी चीज़ यहाँ पे पक्का नहीं है कि काम करेगी। जैसे आप कोई काम करते हैं किसी के लिए, ठीक है? आप किसी के यहाँ कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको पक्का होता है कि जब आप ये काम कर लेंगे, इसके बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे, मोर और लेस, ठीक है? यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। अब जब यहाँ कोई गारंटी नहीं है, तो ये जो गेम है, ये प्योर आपके इमोशंस और साइकोलॉजी का बन जाता है। इट इज़ नॉट अबाउट मी और एनीबॉडी एल्स टेलिंग यू कि देखो ये स्टॉक है, बड़ा अच्छा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, सेक्टोरल टेलविंड है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ग्रोथ है और बहुत कम बिज़नेस लिस्टेड हैं, फ्लोट नहीं है, वगैरह-वगैरह ना। दीज़ आर एक्चुअली टॉप क्लास qualities for a stock to run. But even if all of those are true, which might be the case for few stocks, and we have given you a good trade, still you may not make money. Why? क्योंकि आपने खरीदा, वो 5% गिर गया, 8% गिर गया। फिर आपने कहा अरे नहीं-नहीं, इसमें तो बड़ी आफ़त आ गई, स्मॉल कैप इंडेक्स जो है ब्रेक डाउन हो गया, उसमें सपोर्ट के नीचे चला गया, ये स्मॉल कैप स्टॉक है, ये भी गिरेगा। ऐसा करते हैं बेच देते हैं, बाद में खरीदेंगे। वो बात कभी आता ही नहीं है। तो ये हो सकता है। ये तभी नहीं होगा जब आप उस गेम को अच्छे से समझें, गेम का नियम समझें। गेम का नियम क्या है? अनिश्चितता ही एक नियम है यहाँ पे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ में क्या है। आपके हाथ में रिस्क मैनेजमेंट। आपने एक स्टॉक खरीदा, उसका 15% स्टॉप लॉस है अगर, तो आप ये मान लीजिए कि आप 15% गँवाने ही वाले हैं। एक सवाल आता है, ये कई बार हमको प्रो में भी लोग पूछते हैं, पब्लिक में आज तक ऐसे कोई पूछा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में ऐसा सवाल आता होगा। मान लीजिए आपने एक स्टॉक बताया ₹500 पे ट्रेड कर रहा है। उसका स्टॉप लॉस है लेट्स से ₹425, ठीक है? तो ₹75 का स्टॉप लॉस है, 15% एग्ज़ैक्ट है। 500 से अगर आप 15% नीचे जाएँगे, तो 425 पे पहुँच जाएँगे। अब क्या आपको वो खरीदना चाहिए? स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है और प्रोबब्ली स्टॉक उसी दिन जो है 15% अप भी हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि कल जो है वो स्टॉक एक्चुअली 430-35 के आस-पास में कभी क्लोज़ हुआ था और आज जो है वो 500 के करीब है और आपको वो अच्छा दिख रहा है। क्या आपको वो खरीदना चाहिए? 425 का स्टॉप लॉस है। तो ऐसे सवाल का जवाब कैसे देंगे आप? क्या वो जस्ट बिकॉज़ 15% बढ़ गया आज इसलिए नहीं खरीदना चाहिए? कैसे आप सोचेंगे उसको? तो उसको सोचने का बड़ा सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना। आपको ये देखना है कि आप कौन-सा वो पैसा है जो बिना इमोशनल हुए गँवा सकते हैं। अब इमोशनल होने का मतलब क्या है? कि भाई ट्रेड हमारे फ़ेवर में नहीं गया, हमारे अगेंस्ट चला गया और हमको प्रेस करना है सेल बटन। वो जो लॉस है, जो अनरियलाइज़्ड है उसको रियलाइज़ करना है। वो करते हुए आपको हिचक नहीं होगी वो कौन-सा कितना पैसा है गँवाने में। अब वो हो सकता है किसी के लिए ₹1000 हो, किसी के लिए 5000 हो, किसी के लिए 5 लाख हो। वो डिपेंड करता है कि आपका टोटल कैपिटल कितना है एंड व्हाट नॉट, है ना? सो मेनी थिंग्स आर देयर। यू हैव टू फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ। अगर आपकी हिम्मत है कि भई ₹5000 तक तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम गँवा सकते हैं 5000, कोई एकदम दुखी नहीं होगा। तो अगर आपको 5000 की हिम्मत है,
सिंपल कर लेते हैं, 7,500 कर देता है, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। ₹7,500 गँवाने की अगर आपकी हिम्मत है, तो आपको पता है कि ₹75 आप गँवा सकते हैं एक स्टॉक में, राइट वहाँ पे। तो आप क्या करोगे? 100 क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, 100 भी मत खरीदो, 80 खरीदो। क्यों? क्योंकि जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो 425 पे एग्ज़ैक्ट जाके थोड़ी ना रुकेगा। क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? इट विल लाइकली बी लिटिल लोअर देन 425। तभी तो आप क्लोजिंग बेसिस पे आपको कंफर्मेशन मिलेगा, और अगर आपने अगले दिन का वेट कर लिया तो और काफ़ी नीचे जा सकता है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि 425, 500 तो ₹75 राइट? तो वो ₹75 का अगर स्टॉप लॉस है तो 100 के बजाय आप 80 क्वांटिटी खरीदो। तो आपका रिस्क जो है 7,500 से कम रहेगा ना। इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि अगर आपने 500 पे खरीद लिया, वो स्टॉक गिर रहा है, क्योंकि आप कोई भगवान तो है नहीं, कोई भगवान नहीं है ना, कि आप खरीदेंगे तुरंत अगले दिन बढ़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी अगर ऐसा हो जाए तो आप लिख लीजिए कहीं, ये आपकी कोई स्किल नहीं है, ये स्किल एकदम नहीं है आपकी। वो चांस की बात है कि आपके खरीदने के तुरंत बाद बढ़ गया, ठीक है? अब अगर वो बढ़ गया या नहीं बढ़ा, घट गया, तो अब आपने क्या किया? आपने सोचा कि ये बता रहे हैं बड़ा अच्छा स्टॉक है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट और पता नहीं क्या-क्या, ऐसा करते हैं, लाओ खरीद लेते हैं बहुत सारा। तो 20 लाख रुपए आए थे, 15 लाख का एक ही स्टॉक खरीद लिया। चलो खरीद लिया आपने। अब 15 लाख का खरीद लिया, अब वहाँ से वो 10% गिर गया। अब 10% गिरा तो आपके 1.5 लाख रुपए चले गए, ठीक है? 1.5 लाख रुपए चले गए आपके, लेकिन स्टॉप लॉस अभी भी 5% दूर है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस एक्चुअली वाक़ई में एग्ज़ीक्यूट करना पड़ेगा, तो अभी तो आपको और कमाना पड़ेगा। लेकिन वो 1.5 लाख चले गए, उसी में आपकी साँसें अटक रही हैं। तो साँसें इसलिए अटक रही हैं क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा मुँह में भर लिया। मुँह अब आपका चल नहीं रहा। ज़रूरत से ज़्यादा आप मुँह में भरेंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा वो, और जब वो निकलेगा, तो खाली उतना नहीं निकलेगा। जो थोड़ा और पहले खाया था ना, वो भी निकल जाएगा। तो डोंट डू दिस। पोज़ीशन साइज़िंग इज़ की। आई एम नॉट सेइंग कि यू कैन नॉट बी रिस्की, यू कैन स्टिल बी रिस्की। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफ़ाइल पे। कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना करेजियस हो कि वो एक ही स्टॉक लेके बैठेगा, एक ही स्टॉक ट्रेड करता है। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो उससे बाहर निकल आएँगे, नया खरीद लेंगे। इट इज़ पॉसिबल, बट ऑल आई एम सेइंग इज़ कि आस्क योरसेल्फ, आर यू दैट पर्सन? क्या आप वो इंसान हैं जो खरीद के एक ही स्टॉक या 2 स्टॉक ट्रेड कर सकता है बस पोर्टफोलियो में पूरे? अगर आप नहीं हैं तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई कितना भी बोले कि वो कितना अच्छा स्टॉक है, कितना भी आपको लालच आए कि इसमें रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा या इसमें रिस्क नहीं है। क्योंकि जहाँ कोई रिस्क की बात नहीं करता वहीं तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। जब सारे लोग पागल हो जाते हैं, सारे लोग भूल जाते हैं कि रिस्क नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है? तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। आपको बस सिंपल देखना है, 10,000 गँवाने की मेरी क्षमता है, एक स्टॉक में कितने रुपए गँवाना पड़ सकता है इसमें, अगर ये फेल होगा ट्रेड तो उससे डिवाइड करेंगे 10,000 को, और इनफैक्ट 10,000 भी नहीं, 9,000 को डिवाइड करो ताकि वो जो थोड़ा-सा मार्जिन ऑफ एरर रहेगा। तो ये आपको करने की एकदम ज़रूरत है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो रोहन, आई सॉ यू रेज़िंग योर हैंड। ऑलराइट। ठीक है? तो ये समझ लीजिए, ये आपकी सैलरी वाला गेम नहीं है, यही यहाँ की इसकी अच्छाई है। और अगर आप उसी को दूर करना चाहते हैं, फिर आप छोड़ दीजिए मार्केटिंग, है ना? आप आराम से एफडी-वफ़डी करिए, उसमें ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन एफडी-वफ़डी अगर नहीं करना है, तो फिर अब अगर अच्छे पैसे कमाने हैं, तो फिर थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा ना? तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। खैर इसके पहले हम कुछ आगे बात करें, ये एक चार्ट डाला है जैक्सन पॉल फार्मा का ही है। एक्चुअली इस चार्ट में कुछ गड़बड़ है। ये जो 2004 में जून में जो प्राइसेज़ दिखा रहा है ना, ये कुछ एडजस्टमेंट सही से नहीं हुआ है चार्ट के प्राइस में, इस वजह से कुछ गलत दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये चार्ट सही से देखेंगे प्रॉब्ली किसी और वेबसाइट पे, या अगर ये फ़ोन पे दिखा है तो लैपटॉप पे अगर आप देखेंगे शायद ट्रेडिंग व्यू में ही सही दिख जाएगा। इस चार्ट में कुछ गड़बड़ है, इसका क्योंकि जो ब्रेकआउट लेवल था वो 70-70 के आस-पास में था ऑल टाइम हाई। उसके ऊपर वो कभी ट्रेड नहीं हुआ, एडजस्टेड फॉर स्प्लिट एंड बोनसेस, ठीक है? तो ये स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। वो स्टॉक ज़रूर अच्छा कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छा नहीं कर रहा, बट उसमें कोई ऐसा मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला सीन नहीं है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट का लेवल उसका काफ़ी पुराना था। वहाँ से ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है, जैसा कि उसे करना चाहिए था। ठीक है? सो दैट वाज़ अबाउट द जैक्सन पॉल फार्मा, ठीक है? एक ये और चीज़ समझ लीजिए कि मार्केट आपकी जो है ना, स्लेव नहीं है। ठीक है? प्रॉब्ली हो सकता है कि आप जो है मार्केट के स्लेव हों।
लेकिन मार्केट एकदम नहीं है, ये कन्फ्यूज़न जो है अगर आपके दिमाग में हो तो ये दूर कर लीजिए, ठीक है? मार्केट इज़ नॉट हियर टू मोबिलाइज़ यू। बहुत लोगों को बहुत स्किल में उनकी गलतफ़हमी हो जाती है। वो कोई नया कांसेप्ट कहीं से सीख के आते हैं, कोई भी, कोई पैटर्न होगा कैंडलस्टिक का या कैंडलस्टिक प्लस वॉल्यूम या कोई अदरवाइज़ शेपिंग पैटर्न होगा, कप एंड हैंडल या कुछ भी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर या कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न। वो सीख लेते हैं और जिनसे सीखते हैं वो 4 एग्ज़ाम्पल बता देते हैं कि जो जहाँ काम किया था। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आपको सिखा रहा है, तो आपको तो वो 4-6 एग्ज़ाम्पल तो बताएगा ना जहाँ पे उसने काम किया था, वरना वो सिखाएगा कैसे? बताएगा कैसे? मतलब आप सीखोगे ही नहीं, कहोगे कुछ बेवकूफ़ी की बात हो रही है ना, तो एग्ज़ाम्पल तो बताएगा। बट यू हैव टू ही हैज़ नॉट शोन यू कि वो कितने एग्ज़ाम्पल उस पीरियड में आए थे ऐसे और उनमें से वो 4 कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अगर वो पैटर्न 100 बार हुआ था उस टाइम पीरियड में और काम किया है लेट्स से 60 बार, तो एक्चुअली आप ये बोल रहे हो ना कि हर 10 बार में से 4 बार फेल होगा वो पैटर्न। लेकिन नहीं, आपने तो वो पैटर्न सीख लिया, गूगल करके या कहीं ट्वीट में या किसी की वीडियो में और उसके बाद जाके तुरंत एक आपको दिखा उसमें जाके बड़ी-सी पोज़ीशन बना ली क्योंकि नहीं आप तो एक्सपर्ट हैं। बिज़नेस आपको ऑलरेडी पसंद था, सब कुछ सही था, अब वो पैटर्न भी दिख गया, आपने खरीद के जो है बड़ी पोज़ीशन बना ली और फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया और अब आप उसे कट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि टेक्निकली आपको कुछ आता तो था नहीं, वो आपने अभी-अभी सीखा है। तो स्टॉप लॉस में अभी आपको उतना भरोसा तो है नहीं, भरोसा तो आपका अपनी स्किल पे है, बिज़नेस की और फंडामेंटल एनालिसिस की। वैल्यूएशन की भाई ये तो चीपली ट्रेड कर रहा है। ये डिज़ास्टर की परफेक्ट रेसिपी है, जहाँ आपको और कॉन्फिडेंस हो आप अपनी फंडामेंटल और बिज़नेस एनालिसिस में और आप नए हो चार्ट रीडिंग में। क्योंकि उसमें आप पक्का ये गलती करेंगे कि आपको एकदम भरोसा रहेगा कि नहीं, नहीं, ये तो चलेगा, ऐसे कैसे नहीं चलेगा, बड़ा सस्ता है, आज नहीं कल चलेगा, कल नहीं परसों चलेगा, वगैरह-वगैरह। साइज़िंग अगर आप सही करेंगे तो आप हमेशा बचेंगे। लेकिन फिर से दोहरा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़ी पोज़ीशन नहीं बना सकते। वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। ऐसा हो सकता है कि कोई जो अ, बहुत बड़ी साइज़ से ट्रेड कर सकता है ना, कि उसके पास 3 स्टॉक रहेंगे। प्रोबब्ली समबडी कुड डू समथिंग लाइक दिस। तो अब मेरे पास ₹100 हैं, ₹25 मैंने कैश मेंटेन कर रखा है और ₹75 से मैं 3 ट्रेड ले रहा हूँ, अलग-अलग स्टॉक पे है और बस ऐसा ही करता हूँ मैं। और जब तक मेरा एक ट्रेड एग्ज़िट नहीं होगा, तब तक मैं नया ट्रेड लूँगा नहीं। तो अगर मुझे नया ट्रेड लेना है, तो आई विल एग्ज़िट वन। तो ऐसा कर सकता हूँ मैं। वो डिपेंड करता है मेरी पर्सनैलिटी पे, कितना मैं ड्रॉ डाउन एक्सेप्ट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप 25% एक ही स्टॉक में लगा रहे हो और वो स्टॉक 10% गिर गया, तो आप जो है टोटल कैपिटल का 2.5% गँवा रहे हो। आपको जो है ये समझने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप? 2.5% कैपिटल का गँवाना, ऐसे अभी सुनने में आपको फ़ील नहीं आ रही होगी कि ये 2.5% क्या क्या बड़ी बात है 2.5%। लेकिन आप थोड़ा ऐसे सोचिए आपके 1 करोड़ रुपए और 2.5 लाख चले गए। हाउ डज़ इट फ़ील? नाउ यू माइट फ़ील कि नहीं, नहीं, हाँ, कुछ तो दिक्कत हो गई, राइट? 2.5% ऐसा नहीं फ़ील होता। लेकिन जब नंबर सुनो 2.5 लाख गँवा दिया। अच्छा 2.5 लाख फ़ील क्यों होता है? वो इसलिए फ़ील होता है क्योंकि आप तुरंत सैलरी या अपनी बिज़नेस इनकम से रिलेट करते हो, कि भाई मैं 1 लाख कमाता हूँ, ये तो मेरे ढाई महीने की कमाई है, वो चली गई या चली जाएगी। तो ये बहुत आप देख लीजिए ये बहुत बड़ा लंबा गेम है। अगर आप ये जो बेसिक्स है ना थ्योरेटिकल कांसेप्ट है फंडामेंटल बिज़नेस है ना चार्ट के जिसको मिला के आप प्राइस एक्शन बोल सकते हैं। तो वो तीनों चीज़ें अगर आप सीख भी जाते हैं it will still take you some time to actually play the game properly. ठीक है। धोनी 40 साल का हो गया है, मेंटर बन गया है इंडियन क्रिकेट टीम का टी20 वर्ल्ड कप में। प्रोबब्ली ही विल स्टिल बी प्रैक्टिसिंग इन सम फॉर्म क्रिकेट। आईपीएल खेल रहे हैं वैसे भी। ऐसा नहीं बोलेगा कि वो नहीं वो तो मैं 15 साल से इंडियन टीम का विकेट कीपर हूँ और 13 साल से मैं कैप्टन हूँ, टी20 का कैप्टन था, फिर छोड़ दिया, मुझे क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं होता, उसके साथ भी नहीं होता, जबकि उसमें तो वो सेम ही चीज़ें उसे करनी है, राइट? तो आपको वो समझने की ज़रूरत है कि जब उसके साथ ऐसा हो सकता है जिसमें लिमिटेड चीज़ें हैं करने के लिए, उसी को आपको बस करते रहना। तो यहाँ तो हर बार क्या हो सकता है आपको कुछ नया मिल जाए और मिलेगा। 6000 स्टॉक है इंडिया में ही। और उसमें पता नहीं कहाँ कब क्या होता रहता है। तो ये आप यहाँ पे तो तैयार रखिए अपने आप को मेंटली। अगर आपको लगता है कि ये वर्थ नहीं है, किसी भी वजह से हो सकता है। आपका हो सकता है कि आपके पास टाइम नहीं है या हो सकता है कि आपकी अभी जो कैपिटल है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आप 1 लाख रुपए महीने सैलरी से कमाते हैं और आपकी टोटल कैपिटल लेट्स से मार्केट में 3 लाख है।
अब 3 लाख है उससे आप क्या करेंगे? मान लीजिए 5% आप महीने कमाते हैं। 10% कमाना मतलब कमा सकते हैं, कई लोग अभी पोस्ट भी करेंगे, कमाया होगा उन्होंने अक्टूबर में भी, है ना? कांग्रेचुलेशंस टू देम। बट जनरली लेट्स से कि 5% आप कमा रहे हैं, तो आप कितना हुआ? ₹15,000 राइट? तो उस 15,000 से तो आपको नहीं फ़ील होगा ना, आपको लगेगा यार 1 लाख तो मैं वैसे भी कमाता हूँ सैलरी से। ये 15,000 आ रहे हैं, जा रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ऐसा नहीं देखना है उधर, क्योंकि आप वो 15,000 कमा रहे हैं या कितना कमा रहे हैं, वो नहीं, उसके लिए थोड़ी ना आप कर रहे हैं वो। आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, एक माइंडसेट चाहिए आपको। वो माइंडसेट आ जाएगा तो मीनव्हाइल वो 1 लाख आपके हर महीने आ ही रहा है, यू विल सेव, तो वो 3 लाख बढ़ेंगे, प्लस जो आप वो 3 लाख से मार्केट में कमा रहे हैं, वो भी ऐड होगा। At some point in time, it will become 30 lakhs, right? The day it becomes 30 lakhs, उस दिन 5% भी 1.5 लाख होगा। अब लेकिन उसके लिए तो आज से प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, या आप 30 लाख जब हो जाएगा तब करेंगे। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर 30 लाख में अगर मान लीजिए कुछ गलती हो जाए, 20% हिट हो जाए आपको, तो फिर क्या होगा? 6 लाख चले जाएँगे, 24 बचेंगे। वुड यू एक्सेप्ट दैट? यू कांट। सो धोनी जो आज है, ही स्टार्टेड वे बैक, है ना? ऐसा नहीं कहा था उसने कि प प जब मैं इंडिया के लिए खेलूँगा या कैप्टन बन जाऊँगा तो मैं ये करूँगा। नहीं, यू डू इट टुडे, अनलेस यू थिंक कि इट इज़ नॉट एक्चुअली इम्पोर्टेंट इनफ, तो आपको चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। ज़्यादातर चीज़ें बड़ी बेसिक हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब यू नो कोई बिग डील है, कोई बहुत ऐसी बड़ी बात है, नहीं, बड़ी सिंपल साधारण बातें हैं, लेकिन समस्या है कि हम साधारण चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। हम समझते हैं कि देखिए कोई भी सिचुएशन हो, आप कितनी भी बुरी हालत में हो, आपको हमेशा एक अ, आपके अंदर से आपको एक थॉट आता है हमेशा कि भाई ये करेंगे तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए प्रॉब्लम। आपका दिमाग आपको ये सलाह देता है। लेकिन आपका ही दिमाग थोड़ी देर में बोलता है नहीं, नहीं ये मत करो। लेट्स डू समथिंग लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। दिस लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सब गड़बड़ कर देता है। दिस ट्रू फॉर मार्केट, ट्रू फॉर एवरीथिंग। जस्ट मेक थिंग्स सिंपल। व्हाई यू हैव टू मेक इट कॉम्प्लेक्स? अनलेस यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही बिकेगा वो। दुनिया ऐसी है ना? अगर हम भी फालतू बकवास करने लगे कि हमारे पास वो डेरिवेटिव्स डेटा, बिग मनी फ्लो डेटा, है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, है ना? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं टू गेज द सेंटिमेंट फ्रॉम द सोशल मीडियाज़ फॉर द स्टॉक। उसके बाद हम पिक करते हैं प्रो में आइडिया। अभी ऐसी वाहियात बातें अगर हम भी करने लगेंगे, तो बड़ी यू नो मेंबरशिप भी बढ़ जाएगी एंड एवरीथिंग यू नो विल स्टार्ट बूमिंग। नॉट एज़ इफ कि अभी वो बूम नहीं कर रहा, बट इट विल बिकम मच बिगर यू नो थिंग। यू नो इट, इट विल हैपन, बट वी डोंट नीड दैट, है ना? क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं। वो नॉनसेंस मतलब बहुत लोग कर रहे हैं, बढ़िया है ना? जो उनके साथ हैं उनके लिए भी बढ़िया है, नहीं चाहिए वो। कि अपने को यहाँ कोशिश ये नहीं करनी है ना कि आपसे पैसे कमाने हैं। मेंबरशिप बेच के थोड़ी ना कमाने हैं, अगर उससे कमाएँगे तो क्या ही कमाएँगे? तो आप कैलकुलेट करके देखना कभी, है ना? इट डज़न्ट रियली, इट इज़ नॉट इवन अ ब्लिप, इट डज़न्ट इवन रजिस्टर। क्योंकि अगर आप वाक़ई में मार्केट से कमा सकते हैं तो दैट इज़ यू नो फार बिगर थिंग। तो वो बात है, ठीक है? तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो बेचने का कल्चर है ना, वो अच्छा उसके लिए हम ही सब लोग ज़िम्मेदार हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा टाइम लगा है, किसी ने बड़ी मेहनत की है। इट हैज़ टू बी बेटर, इट हैज़ टू बी गुड, यू नो? वो हमारी परिभाषा ही गलत है। तो हमको सोचना पड़ेगा कि नहीं ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या आउटकम चाहिए हमको? अगर वो कंसिस्टेंटली आउटकम दिख रहा है आपको जो चाहिए, तो अब वो कितने घंटे दिया है, कितना कॉम्प्लेक्स है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो आपको ये थोड़ा-सा मार्केट में आप जो कर रहे हैं उसमें भी यही ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आपको डेली 4 घंटे मेहनत करना पड़ेगा मार्केट के लिए तभी आप कुछ कर पाएँगे। बहुत से लोग हैं जो 1 डेढ़ साल पहले मार्केट का एम नहीं जानते थे। उन्होंने स्टार्ट किया था सीएनबीसी नो टीवी 18 गाँव में देखते हुए, क्योंकि वो लॉकडाउन का समय था। 1 डेढ़ साल पहले, तो वहाँ से देखना स्टार्ट किया, ठीक है? वहाँ से देखना स्टार्ट किया, लेकिन समहाउ यू नो दे एंडेड अप एट राइट प्लेस, दे लर्न्ड एंड नाउ दे आर यू नो ट्रेडिंग वेल। जॉब भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और 15-20 मिनट के लिए वो 3 बजे के करीब एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं कि भई सब सही है, या किसी का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसको एग्ज़ीक्यूट करना है, तो उसके बजाय फिर कुछ नया लेना पड़ेगा। इतना करते हैं वो। बाकी बीच में कहीं टाइम मिल गया तो और कर लेते हैं, है ना? चार्ट-वार्ट देख लिया, कुछ बिज़नेस के बारे में पढ़ लिया, क्या है, कौन है। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास समय कम है, सवाल ये है कि आप जो समय है उसका करते क्या हैं? 24 ही घंटे आपके पास हैं, 24 ही घंटे मेरे पास हैं, 24 ही घंटे सबके पास हैं। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी।
व्हाट डू यू प्रेफर? Do you prefer working extra 2 hours in the office, or do you want to, make it happen in half an hour and probably have half an hour to, free yourself up mentally and use extra 1 hour for the market? अब वो शुरू में लेकिन दिखाई नहीं देगा आपको वो 1 आवर का आउटपुट, तो आपको लगेगा क्या बेवकूफ़ी है, क्यों कर रहे हैं ये? लेकिन वही है ना, पहले दिन थोड़ी ना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। वो आपको समझना पड़ेगा ना। मतलब किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट पहले दिन नहीं मिलेगा अनलेस आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप पहले दिन गँवा देंगे ना, वो भी कहीं लिख लीजिए। तो मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आपको थोड़ा-सा बेसिक सही करना पड़ेगा। ये जो आपकी उम्मीदें हैं, वो सब चीज़ों को सही करना पड़ेगा, ठीक है? सो एक पोस्ट लिखी थी वे रिसेंटली प्रो में एक थ्रेड में। इट एक्चुअली रेज़ोनेटेड वेल विद द मेंबर्स, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट आउट। इट इज़ एक्चुअली in English. We can talk about it if you have anything to say, and otherwise. So basically, so what I wrote there is, there will be days when nothing will go wrong. Whatever you touch will turn into gold. You buy stock, it goes up, and you sell it, it goes down. You'll feel like God. There will be days when nothing will go right. Whatever you touch will turn into dust. You buy stock, it goes down, and you sell, it goes up. You'll feel like loser. The only way to not feel like a loser is not to feel like God in first place. Never let success go to your head. That is the only way to avoid failures from going into your heart. Take it as a business. There will be ups and downs. You have to stand here to make most of it. And for that, survival is the most important thing. Everybody is starting from different time with a different experience and thus different perspective. Nothing wrong if you're not thinking the way others are. But if you see them making more with less efforts and headache, then probably it is a good idea if you ask them what they're doing. But at the end of the day, your only competition is you. You, not from today, but from yesterday. So ये आपको ग्राउंड पे रहना है. Some months you might end up making 25% returns, but those are extraordinary returns. Probably they will never be repeated again. So आपको वो एकदम दिमाग में नहीं रखना है कि नहीं-नहीं बस अब ये तो यही है ना, 25% महीना कर दिया, साल भर का इसका एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। 26 कर लेते हैं सिंपल, तो साल भर में 10 गुना हो जाएगा और 2 साल में 100 गुना हो जाएगा पैसा और बस काम खत्म। ऐसा मतलब है ना, ऐसा ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप की स्टोरी हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसमें भी कुछ बुरा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग प्रोसीजरली, अनलेस यू आर एग्जिटिंग एट द रॉन्ग टाइम बिना किसी रूल के, अनलेस यू आर एंटरिंग एट द रॉन्ग टाइम बिना किसी रूल के। सेटअप नहीं बोल रहा है कि एंटर करना है, लेकिन फिर भी आप घुस गए। क्यों? क्योंकि आपको जो है ज़्यादा कमाना था वहाँ से 1 लाख रुपए। या आप ऐसा हो सकता है कि स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, फिर भी एग्ज़िट कर दिया, या कोई और आपका प्रॉफिट बुकिंग का मेथड है, लेट्स से 40-60 वन थर्ड है, स्टिल यू एग्ज़िट विदाउट फॉलोइंग दैट। तो प्रोसीज़रल लैप्स हो रहा है। तब आपको परेशान होने की ज़रूरत है कि हाउ डू आई फिक्स इट? लेकिन उसके अलावा आप रिटर्न नहीं आ रहा है और नेगेटिव चल रहा है कुछ, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। एवरी मैच यू प्ले यू कैन नॉट विन। अभी ऐसे ही होता है तो फिर मैच ही क्यों खुलवाते हैं? आपको ऐसे ही नहीं दे ट्रॉफी दे देते हैं, मेडल दे देते हैं, कि भाई ये जब-जब खेलते हैं विनर होते हैं, क्या ही ज़रूरत है मैच कराने की, क्या ही चुपचाप दे ज़रूरत है दो। मैच कराने की, चुपचाप दे दो। वो नहीं कर रहा है ना, वो नहीं कर रहा है ना। तो वो आपको जो है देखने समझने की ज़रूरत है। तो ये माइंडसेट का गेम है। हाउ स्ट्रांग यू आर मेंटली, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट काउंट्स। आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन राइट हियर। I know many of you probably today. I don't see known people many here, so it is all right. But generally, I know many of you personally, so I know few of you are actually much smarter than me. But that is probably not that relevant point. The point is, how do you handle when situation goes out of your hand? अभी जब सब कुछ अच्छा है तो एवरीथिंग विल एक्चुअली लुक गुड। सब ही आपके दोस्त हैं, सब आपके वेल विशर्स हैं। सब कुछ आपको अच्छा ही लगेगा। कोई कुछ नहीं उल्टा बोलेगा ही नहीं, बोलेगा भी तो आपको कुछ लगेगा नहीं उल्टा। एवरीथिंग इज़ एक्चुअली गुड।
वो तो व्हेन एक्चुअली टाइड टर्न्स देन ओनली यू नो हू वाज़ एक्चुअली स्विमिंग नेकेड। अभी उसके पहले तो सब कवर्ड है। तो वो आपको जो है थोड़ा-सा देखना समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली जो है ना, ये सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ माइंडसेट का गेम है। स्मार्टनेस का गेम है मतलब वो उस हद तक है कि वो नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक है। अगर आप एकदम से ऐसे हैं कि अब आपसे ये पूछ दिया जाए कि ₹4 का एक स्टॉक है और 25% ड्रॉप हो गया, कितने में आप ट्रेड करेगा, वो आप नहीं बता पा रहे हैं, तो एक फिर वो समस्या की बात है ना, वो आपको हल करना चाहिए। तो स्मार्टनेस नेसेसरी है, बट सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट कुछ भी नहीं है, लेकिन एट लीस्ट नेसेसरी से अगर आपको ऊपर के स्टेज में जाना है, तो आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। यू शुडन्ट फील इलेटेड क्योंकि आज 15 लाख कमा लिया। और अगर आप 15 लाख में बहुत खुश होते हैं कमा के, तो यकीन मानिए किसी दिन 20 लाख आप गँवाएँगे और उस दिन आप एकदम लूज़र से भी बुरी स्थिति में पहुँच जाएँगे। तो 15 लाख में अगर आप बहुत खुश नहीं होंगे, तभी आप जब गँवाएँगे तो आपको उतना दुःख नहीं होगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अंदर से कि देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। किसी दिन 15 आए, किसी दिन 20 गए, किसी दिन फिर 25 आए, ऐसा होता रहता है। तो ये बिग नंबर्स अच्छा ये फ़ोबिया होता भी है। एक और चीज़ है हमारे साथ ये जो नई जनरेशन है ख़ास तौर से उसके साथ ये प्रॉब्लम है नंबर्स के फ़ोबिया की। क्या है ये नंबर्स का फ़ोबिया? ज़्यादातर लोग हैं जो हम में से उनके पास कोई बिज़नेस नहीं है एज़ सच प्रोबब्ली दे हैव सम काइंड ऑफ जॉब सैलरीड हैं बेसिकली वो। तो आप सैलरीड होगे तो आप बहुत अच्छा काम करते होगे, क्या ही करते होगे ऐसा? 1 डेढ़ लाख 2 लाख रुपए से ऊपर सैलरी नहीं होती जनरली। इट कुड बी मच मोर बट जनरली आई एम सेइंग। लेट्स से कि 1 लाख रुपए सैलरी है। अब 1 लाख रुपए सैलरी तो हमारी आदत क्या है? 1 लाख रुपए हमारे पास आते हैं तो हमारा जो बजट है मंथली वो 1 लाख से तो काफ़ी कम होगा ना। 50,000 80,000 60,000 ऐसा कुछ डिपेंडिंग ऑन फैमिली कितनी बड़ी एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमारी आदत है 1 लाख से नीचे नंबर जनरली हैंडल करने की ना एक्सेप्ट व्हेन वी आर एक्चुअली बायिंग हाउस और समथिंग। तो हमारे दिमाग में वो 1 लाख का नंबर है जो जहाँ तक हमको नॉर्मल फ़ील होता है क्योंकि उतना हम हर महीने कमाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट बिज़नेस भी है प्लस यहाँ पे क्यूमुलेट होता है आपका पैसा। तो आपके पास 5 लाख होंगे, 8 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, किसी के पास 4 करोड़ होंगे, किसी के पास 10 करोड़ होंगे। आई नो मेनी ऑफ यू है ना, सो आई नो कि एक्चुअली है ना, कई लोग के पास क्या-क्या है। सो है ना, अच्छी बात है किसी के पास ज़्यादा है, जिनके पास कम है वो दे आर वर्किंग हार्ड टू रीच दोज़ लेवल्स वो भी अच्छी बात है। तो अब लेकिन जो हमारा क्यूमुलेटिव चीज़ है, तो मतलब एक दिन बारिश हो गई तो उसका लिमिट है ना कि कितना पानी गिर सकता है। लेकिन एक तालाब है या नदी है, उसमें कितना पानी होगा उसकी थोड़ी ना कोई लिमिट है। मतलब लिमिट है बट दैट इज़ एक्चुअली मच बिगर देन वन डे रेन क्योंकि उसमें क्यूमुलेट हो रहा है ना वाटर, तो वैसे ही आपका पैसा क्यूमुलेट हो रहा है, तो वो पैसा आपका लेट्स से कि 15 लाख आप कमाते 1 लाख से कम है महीने के, 15 लाख आपका टोटल पैसा है और भगवान ना करे वो महीना बहुत खराब निकल गया और मार्केट जो है 2-3 बार झटके दे दिए और आप जो है 10% डाउन है। 15 लाख का 10% डाउन होता है 1.5 लाख और आप कमाते सिर्फ 1 लाख है। तो हमको वो डर लगता है, कैसे हैंडल करें इसको? उसका तरीका ये है कि आप ऐसा सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि वो सैलरी आपका मेन पार्ट है ही नहीं लाइफ का। फॉरगेट अबाउट इट। द डे यू आर एबल टू मेक सब्सटैंटिवली एज़ कंपेयर्ड टू योर सैलरी। हमारी सैलरी 1 लाख है और अगर 50,000 से ऊपर हम कमा सकते हैं मार्केट से, इतना कैपिटल है अपने पास और स्किल है उस लेवल का। तो उस दिन से नौकरी को आपको अपना मेन चीज़ नहीं समझना है। आपको सोचना है कि जो ये मेरा स्टॉक मार्केट का बिज़नेस हम कर रहे हैं, ये हमारा मेन पार्ट है लाइफ़ का। क्योंकि ये स्केलेबल है, नौकरी थोड़ी ना स्केलेबल है। तो आपको अपने थिंकिंग में शिफ्ट करना पड़ेगा। तभी आप जो है ये जो बिग नंबर्स का जो फ़ोबिया है उससे बाहर निकल पाएँगे। क्योंकि आप 1 लाख भी कमाते होंगे ना, थोड़ा नंबर्स रन करिए दिमाग में। 1 लाख भी कमाते हैं, मान लीजिए 10 लाख है आपके पास टोटल अभी और शुरुआत करते हो 50,000 महीने और डाल रहे हैं आप और डिसेंटली कर रहे हैं लेट्स से 5% 6% महीने। 6% महीने सिंपल इसलिए है क्योंकि उससे 100% साल हो जाता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तब भी आप 3-4 साल में करोड़पति हो जाएँगे। अब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? आप कितने भी सुपर जीनियस हो, कितनी भी मेहनत करते हो, 1 लाख अगर आपकी पहले सैलरी थी, तो अभी डेढ़ 2 लाख हो जाएगी। 2 लाख से ऊपर थोड़ी सैलरी हो जाएगी 3-4 साल में। आप 2 स्विच से ज़्यादा तो कर नहीं सकते। तो आप 2 लाख से ऊपर सैलरी नहीं हो जाएगी। तो आप आपके उधर पैसे तो 1 करोड़ है। तो अगर उधर 5% ऊपर-नीचे होगा तो आपकी साँसें रुक जाएँगी और 5% ऊपर-नीचे तो हो सकता है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। तो आपको अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न टू हैंडल द बिग नंबर्स। दे शुडन्ट make you scared. If you get scared looking at the numbers, well, fix it because it is coming to you. The numbers are only going to get bigger. And that is not a bad thing, by the way. It is actually a good thing. All of you
including me, are here because we want to have bigger numbers in our portfolio. That is the only, thing that we are trying to achieve here. उसके लिए और क्या-क्या करना पड़ रहा है, वो कर कर रहे हैं ना, इंक्लूडिंग व्हाट वी आर टॉकिंग। लेकिन अल्टीमेटली एम वही है, द नंबर शुड बी फार बिगर इन आवर पोर्टफोलियो, दैट्स इट। तो वही चाहिए और उसी का फ़ोबिया है, तब तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। वर्ल्ड कप जीतना है लेकिन ट्रॉफ़ी मिलेगी तो हाथ से छूट जाएगी, हाथ काँपने लगेगा। नहीं, नहीं, फिर ये तो दिक्कत की बात है, सही करना पड़ेगा ना उसको। तो काफ़ी ज्ञान हो गया। अभी किसी को कुछ बीच में बोलना-वोलना है, कोई सवाल है? अच्छा, अभी स्टॉक का सवाल मत पूछ देना प्लीज़, है ना? कि फलाना स्टॉक में क्या व्यू है, डोंट। बट लेकिन अदरवाइज़ कोई किसी को कुछ कहना है तो प्लीज़ फ़ील फ्री। किसी को कुछ नहीं कहना? ऑलराइट। What is the side effect of the supply chain problem that I क्या? hear? Uh, फिर से बोलो। अरे the अपना supply एक एक चीज़ और, problem. यहाँ यहाँ तो आई कैन सी योर नेम बट आई अपलोड द रिकॉर्डिंग आल्सो इन यूट्यूब। सो इफ यू टेक योर नेम एटलीस्ट जब कोई बाद में सुनेगा ही विल नो कि कौन बात कर रहा था। हाँ, चलो बोलो। Okay. I am Siddhanta. So my question is that supply chain problem, how it can affect, you know, that stock market, like like it can increase the suppose raw material cost or anything. हाँ, तो देखते हैं, अच्छा चलो ये सवाल देखते हैं। ये एक सप्लाई चेन से थोड़ा-सा बड़ा टॉपिक है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन विल कम टू सप्लाई चेन जो उसका छोटा पार्ट है। तो सबसे बड़ी बात है, आजकल बात हो रही है इन्फ्लेशन की, हाइपर इन्फ्लेशन है। वैसे आजकल क्या 6 महीने पहले भी हो रही थी ना, 8 महीने पहले भी हो रही थी। हमने भी डिस्कस किया, ऐसा नहीं है ना। तब भी कुछ बोला था, प्रॉब्ली आज वो रिपीट करेंगे, थोड़ा-सा नया भी है उसमें। तो वो जो इन्फ्लेशन वाला पॉइंट है, उसमें पहले तो 2 चीज़ें हैं। एलन मस्क वी ऑल नो, उनकी कंपनी जो है टेस्ला है, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रॉस कर गई है। $250 बिलियन से ऊपर नेट वर्थ हो गई थी कल, एलन मस्क की। एंड probably he will be the first person in this earth जिसकी net worth at some point in time in few years will be more than 1 trillion. Yes, you just heard me right, 1 trillion. He'll be worth more than 1 trillion dollar at some point in time, in near future only, not very far. So that's about the Elon Musk. The Musk says कि uh, inflationary pressures are going to stay here, ठीक है, और बड़ी प्रॉब्लम है और बड़ी प्रॉब्लम अभी रहेगी, दिस व्हाट ही सेज। फिर आते हैं ट्विटर के जो फाउंडर हैं जैक डॉर्सी, ही आल्सो हैज द सेम स्टांस, ही सेज कि हाइपर इन्फ्लेशन इज हियर टू स्टे एंड दिस इज गोइंग टू बी डेवास्टेटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। देन वी हैव अ ग्रोथ ETF मैनेजर इन यूएस, शी इज क्वाइट फेमस, कैथी वुड। वो हमेशा बेट करती है डिसरप्शन, इनोवेशन, है ना, स्लाइटली लॉन्गर टर्म आइडियाज़, जैसे 5 साल है ना, तो उसका व्यू ये होता है कि भाई 5 साल से कम के लिए ईटीएफ मत खरीदना मेरा। और उसका ईटीएफ एक्चुअली पब्लिकली ट्रेडेड है, सो यू डोंट हैव टू गिव हर एनी मनी, जस्ट गो, यू हैव द अकाउंट एंड यू बाय द एआरके करके उसकी कंपनी है, एआरके ईटीएफ इनोवेशन फंड, एंड 3 फंड है उसके, स्पेस का है एक इनोवेशन का, एक और है कोई। तो वो आप उसका फ्लैगशिप फंड जो एक है मेन वाला, वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो वो है, तो वो 5 साल के लिए बोलती है, एंड शी हैज़ दिस ओपिनियन कि एक्चुअली इन्फ्लेशन इज़ ट्रांजिटरी, अभी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो वो इनके बेसिस क्या है? व्हाई मस्क एंड डोर्सी हैव वन व्यू एंड वुड एक्चुअली, अच्छा उसका कैथी वुड का जो सारा पैसा लगा है, शी मैनेजेस एक्चुअली बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं एक्चुअली ग्रोथ स्टॉक्स में, एंड इफ इन्फ्लेशन इज नॉट ट्रांजिटरी एंड गोइंग टू स्टे, देन ग्रोथ स्टॉक्स आर गोइंग टू गेट हिट। तो मतलब है ना, शी इज नॉट समबडी की वो कॉलमनिस्ट है, ओपेड लिख दिया और काम चल गया, नहीं नहीं। हर एक्चुअली स्किन इज इन द गेम, नॉट ओनली स्किन, हर होल बॉडी इज इन द गेम, ठीक है। सो a do or die type situation. If she goes wrong here, she'll have a lot to suffer. So that kind of situation. So these are not light-hearted comment कि किसी ने कुछ बोल दिया and we are just discussing. We don't do that generally. So anyway, so देखिए पहली बात तो ये कि मस्क और जैक और these guys have one thing common which is they are pro crypto, है ना, बिटकॉइन होल्ड करते हैं लोग, है ना, बिटकॉइन के सपोर्टर हैं। सो बाय डेफिनेशन जो लोग बिटकॉइन होल्ड करते हैं, दे हैव दिस व्यू कि एक्चुअली है ना बाकी सब कुछ जो है सुपर इन्फ्लेटेड है, सो उसकी वर्थ घटती जा रही, क्योंकि सेम चीज़ है, पैसा ज़्यादा प्रिंट कर रहे हो, उसकी वैल्यू घटती जा रही, तो बिटकॉइन होल्ड करेंगे तो मैनेज कर लेंगे वो चीज़। तो एक वो उस बायस की वजह से इनका ये कमेंट आता है, दैट इज वन। टू,
आप कितना पैसा प्रिंट करते हैं सिर्फ उस बात से नहीं मैटर करता कितनी इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वो पैसा कितनी तेजी फ्लो करता है, जिसको आप बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ मनी इज फार बिगर डिटर्मिनेंट ऑफ इन्फ्लेशन दैन द एक्चुअल मनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ऐसा करते हैं कि हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, उस मार्केट में सिर्फ 1 करोड़ रुपए था, ठीक है? और सामान था कुछ। और एक सामान मान लेते हैं कि चूँकि वो 1 करोड़ पीसेस थे उस सामान के, तो 1 पीस की कीमत कितनी है? ₹1 है ना? 1 करोड़ पीसेस, ₹1 करोड़ चेज़ कर रहे हैं उसे, तो ₹1 उसकी कीमत हो गई, दैट्स इट। सिंपल इक्वेशन। देन व्हाट वी डू इज़ वी गो देयर और फिर जो है हम ₹1 करोड़ और पैसे प्रिंट कर देता है। तो अब क्या होगा? ₹2 करोड़, 1 करोड़ ही पीसेस हैं, तो अभी 1 पीस की कीमत कितनी हो जाएगी? 50 पैसे हो जाएगी। दिस इज़ मच वर्स, है ना? So this is what you है ना कॉल एज़ है ना डिफ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, ठीक है? तो वो आप जो है वैल्यू घटा रहे हो एसेट्स की। तो लेकिन अब इसमें बड़ा ये सिंपल है, इसमें अभी एक चीज़ हम फैक्टर नहीं कर रहे हैं, वो ये कि वो जो पैसा हमने 1 करोड़ प्रिंट किया वो है कहाँ? अभी ऐसा भी तो पॉसिबल है कि वो 1 करोड़ रुपए ऐसी एसेट्स में लॉक हो जाए, जो निकलेगा ही नहीं, यूज़ ही नहीं होगा एक्चुअली मार्केट में आके। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें, तो कहने को तो सिस्टम में 2 करोड़ रुपए है, ठीक है? लेकिन जो ट्रैवल कर रहा है वो 1 ही करोड़ रुपए है अभी भी, और 1 करोड़ एक्चुअली वो सिस्टम में लॉक्ड है एक साइड में। सो ये इसको आप एडजस्ट करेंगे तो इसी को आप बोलेंगे मनी वेलोसिटी, ठीक है? तो किसी मार्केट में जिसमें मनी ज़्यादा तेज़ी से फ्लो कर रहा है, वहाँ कम पैसे से भी इन्फ्लेशन पॉसिबल है। और एक दूसरी मार्केट में जहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी चूँकि काफ़ी सा हिस्सा उस पैसे का जो है लॉक्ड है, एंड इट इज़ नॉट मूविंग, तो इसलिए उसकी जो वेलोसिटी है वो कम है मनी की उस मार्केट में पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं होगी उतनी। तो ये जो पैसे प्रिंट हो रहे हैं, ये आज से तो नहीं प्रिंट हो रहा है, वो ग्रांटेड 2020 में पैंडेमिक आया, उसके बाद से ज़्यादा तेज़ी से प्रिंट हो गया। लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि दिस इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट हैज़ बीन हैपनिंग सिंस 2008। 2008 में पहली बार लोगों ने ये फिगर आउट किया सेंट्रल बैंकर्स ने कि भैया जब क्राइसिस आती है पैसा प्रिंट कर दो, तो लोग एसेट्स खरीद के बैठ जाते हैं, फिर वो थोड़ा इन्फ्लेट हो जाती हैं। सो कोई एनार्की नहीं होगी। दिस इज़ व्हाट दे फिगर्ड आउट, ठीक है? By the way, they are right also, है ना? Everybody likes to have more money. So if you compare yourself, 2 years ago, वहाँ से अभी ज़्यादा पैसा है, तो you are probably okay. चलो ठीक है। दिक्कत है लेकिन कोई बात नहीं, that kind of attitude. So they are exploiting that emotion, ठीक है। लेकिन अब इसी का आर्गुमेंट है कि इन्फ्लेशन आ जाएगी। भाई लेकिन पिछले 12 साल में इन्फ्लेशन आई, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी, नॉट इंडिया ना। इंडिया में भी वैसे मैनेजेबल इन्फ्लेशन थी, एक्सेप्ट कि हमने 2008 के बाद वो जो हमारे प्रोग्राम थे फिस्कल वाले, दे वर एक्चुअली डिज़ास्टर्स, है ना? तो फिर 2011 के बाद से है ना 2014 वाला फेज़ जो था वो बहुत ख़राब था। तो उसमें अपने जो ब्रॉड पैरामीटर्स थे इकोनॉमी के लिए वो बहुत ख़राब थे। 2020 में वो उससे भी ख़राब हो गए क्योंकि आपके पास फ़ोर्स्ड लॉकडाउन था जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खराबी नहीं थी, बट ये था कि अब 2020 में तो यू कुडन्ट हैव अवॉइडेड ना, बिना लॉकडाउन के थोड़ी ना कर लेते कुछ, तो वो अलग प्रॉब्लम है। 2011 में एक्चुअली यू डिड योरसेल्फ है ना, व्हाटएवर यू डिड, यू आर नॉट फोर्स्ड, फॉर यू हैड चॉइसेस, और आपने कुछ पिक किया, उसमें कुछ थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, वो प्रॉब्लम थी। तो इन्फ्लेशन ब्रॉडली पिछले 12 साल में तो नहीं हर्ट की ना कुछ। मार्केट दे हैव बीन इन पेरेनियल बुल रन, यूएस मार्केट आई एम टॉकिंग। सो वो आर्गुमेंट जो है कैथी वुड का वो ज़्यादा बेटर है कि एक्चुअली इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द मनी व्हिच डिसाइड्स द इन्फ्लेशन, एंड ऑन दैट बेसिस शी डजंट सी इन्फ्लेशन एक्चुअली हिटिंग एनीथिंग फॉर यू नो लॉन्गर पीरियड्स। तो एक्चुअली ये बीच-बीच का डिसरप्शन। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि जो अभी की इन्फ्लेशन वो आ कहाँ से रही है? वो आ यहाँ से रही है, सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो सप्लाई चेन क्या होती है भई? आप सब जानते हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है वो एक ही जगह थोड़ी ना, मतलब जहाँ प्रोड्यूस होती है वहीं थोड़ी ना कंज़्यूम होती है। तो वो उसके लिए आपको चाहिए लॉजिस्टिक्स चाहिए, राइट? सप्लाई चेन कि आप जो है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएँ, तभी तो आप उसको जो है कंज़्यूमर के पास ले जाएँगे। जैसे एक ये नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया का एक पॉइंट है। प्रॉब्ली नॉर्दर्न इंडिया वाले इतने दिमाग तो कभी लगाए नहीं हैं, लेकिन आज लगाने की कोशिश करना। सदर्न इंडिया वाले ये बोलते हैं कि अगर हमको अलग कर दो, है ना? अब डोंट कॉल मी एंटी नेशनल और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिचुएशन। सदर्न इंडिया का अगर आप पर कैपिटल इनकम इनकम देखोगे, इकोनॉमी के नंबर्स देखोगे, एचडीआई देखोगे, कुछ भी आप देखोगे, दे आर एक्चुअली फार बेटर देन प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द इंडिया ना। प्रॉब्ली इस साइड में आप आके थोड़ा-सा महाराष्ट्र, गुजरात को छोड़ दो, बट बाकी सदर्न इंडिया as a group, they're actually far better than northern India. And then they say कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है ओवरऑल इंडिया से और हमसे,
उसमें हमको जो पैसा वापस मिलता है वो बहुत कम मिलता है, लेकिन हमसे लिया ज़्यादा जाता है। दैट इज़ व्हाट दे क्लेम। सो व्हाट दे से इज़ कि अगर हमको अलग करना है तो फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएँगे। ठीक है? वैसे ये बहुत ही बेकार लॉजिक है, बिकॉज़ इफ यू कंटिन्यू टू गो डाउन दैट पाथ, इवेंचुअली हर घर जो है अपने आप में कंट्री बन जाएगा, है ना? क्योंकि हम जो है ज़्यादा कमाते हैं पड़ोसी से, है ना? हम उसको उसको क्यों दें, है ना? मतलब शेयर्ड हमारी जो एमिनिटीज़ हैं, उसमें क्यों हम करें, हम अपना अलग करेंगे तो हम अलग कंट्री, है ना? दैट काइंड ऑफ सिचुएशन विल कम, बट एनीवे यू जस्ट लीव दैट असाइड। उसमें आर्गुमेंट में गलती ये है, because they assume कि even if they become a separate country, they can actually function like what they're functioning today. They can't. The moment you become a separate country, you don't have, you know, the homogeneous market that you have. तो basically जो इंडिया फंक्शन करता है वो दो चीज़ों से फंक्शन करता है, कैपिटल प्लस लेबर, राइट? एनी कंट्री फंक्शंस बेस्ड ऑन दोज टू थिंग्स। अब इंडिया कोई ऐसी बहुत हाई फ्लाइंग और नो $1 लाख पर कैपिटल इकोनॉमी तो है नहीं। $2000 पर कैपिटल इकोनॉमी है इंडिया ना, तो बांग्लादेश से नीचे चल रहे हैं हम। तो हमको ये सोचना है। तो अभी ये अगर इतना ऐसी हालत है पर कैपिटल लेवल पे इंडिया की, तो आप ये सोचिए कि आप जो है प्रिडोमिनेंटली लेबर फोकस्ड इकोनॉमी है ना, कैपिटल मैटर करती है बट एक्चुअली लेबर ज़्यादा मैटर करती है। तो लेबर कहाँ से आती है आपके यहाँ? जो वर्किंग क्लास है वो कहाँ से आती है इंडिया में? कौन है जो लोग जो काम करते हैं? आप देखोगे तो वो नॉर्दर्न इंडिया वाले ही तो लोग हैं ज़्यादातर। उसके अलावा जो कैपिटल भी आती है, वो कैपिटल अच्छा कहाँ से आती है? टैक्स ज़रूर ज़्यादा है, वो सब ठीक है। लेकिन जो टैक्स देते हो वो मूविंग है। टैक्स इज़ लाइक योर रेन। लेकिन जो आपकी एसेट्स हैं जो ऑलरेडी हैं, है ना? वो कुछ भी हो सकता है, फिज़िकल एसेट्स और फाइनेंशियल, मतलब है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी और एनीथिंग। तो वो क्या है? वो एक्चुअली इज़ लाइक ओशन, है ना? पॉन्ड, है ना? क्योंकि वो क्युमुलेटिव है। तो ये जो क्यूमुलेटिव एसेट्स हैं इंडिया की, वो कौन है? किसने रख रखा है, पैसे सेव करके डाल रखे हैं? दे आर अगेन फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया ओनली। सो इफ यू सेपरेट एज अ कंट्री, यू कांट प्रॉब्ली सर्वाइव ऑल्सो। लैंड लॉक्ड हो तीनों साइड से कहाँ जाओगे, है ना? तो वो चीज़ है। अच्छा, बाय द वे, जब कोई अलग कंट्री बनता है, यू डोंट डू दैट ऑन गुड टर्म्स, राइट? तो फिर बाकी जगह से लैंड लॉक्ड हो, जिनसे अलग हुए उनसे तो अलग ही हो गए, फिर क्या ही बचेगा? कुछ नहीं बचेगा ना। तो खैर वो सब गलत लॉजिक है। एनीवे, सो यू वी कम बैक टू दैट सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स इशू। तो जैसे अब सदर्न इंडिया में दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स, दे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टर्म्स में वो बहुत आगे हैं। कई वजह हैं उसकी। एक तो वो फ्रेट इक्वलाइजेशन वाला कंसेप्ट लाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद। दैट वाज एक्चुअली डिजास्टर्स फॉर नॉर्दर्न इंडिया ना। इफ यू वांट टू रीड अबाउट इट, यू कैन जस्ट गूगल एंड रीड अबाउट इट। सो दैट हर्ट नॉर्दर्न इंडिया एंड हेल्प्ड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर वो उसका इम्पैक्ट आज भी है। अब वो अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है कि दे प्रोड्यूस अलॉट मोर देन दे कैन कंज्यूम। ठीक है, सदर्न इंडिया की ये बात है। तो अब अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो चीज़ें, तो अब वो आपको शिप करना पड़ेगा ना। शिप करना पड़ेगा या एयर से आप ले जाओगे या कैसे भी ले जाओगे। आपको उसको वहाँ ले जाना पड़ेगा ना, जो कंज़्यूमर है, जहाँ पे मार्केट है। तो आप वो कंज़्यूम करने की मार्केट तक पहुँचाना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको सप्लाई चेन और इस चीज़ का इश्यू है। तो आप भी आजकल आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत प्रॉब्लम है ना। मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप देखिए, आईफ़ोन से लेके टेस्ला की कार से लेके पेलोटॉन की जो वो एक्सरसाइज़ वाली बाइक्स हैं, हर चीज़ की प्रॉब्लम है, इवन साइकिल्स ऑल्सो, है ना? तो हर चीज़ की प्रॉब्लम है। तो सप्लाई चेन वाले इश्यूज़ हैं, क्योंकि आपके जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स में आप क्या करते हो, जो सामान लाते ले जाते हो उसके लिए कंटेनर चाहिए होता है। तो उसमें क्या करते हो आपकी, भाई आप कोशिश करते हो कि इधर से कुछ ले जा रहे हो तो उधर से भी कुछ ले आएँगे। और जैसे रिक्शे वाले को आप कभी बोलते हो ना, तो वो बोलता है ना कि हम वहाँ जाएँगे तो, लेकिन ज़्यादा पैसे लेंगे। आप बोलोगे क्यों? है तो ये इतनी दूर। वो बोलेगा नहीं, क्योंकि उधर जाएँगे तो उधर से आते हुए कोई सवारी नहीं मिलती। तो हम आप ही से पैसे लेंगे, क्योंकि आएँगे तो हम खाली, है ना? दैट काइंड ऑफ कांसेप्ट। तो अभी यही प्रॉब्लम है, शिपिंग इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है। चूँकि उनको सामान प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ से कंज्यूमिंग कंट्रीज़ की साइड ले जाना पड़ रहा है, लेकिन कंज्यूमिंग कंट्री से प्रोड्यूसिंग कंट्री के साइड कुछ नहीं ले जाना है। सो दे आर कमिंग बैक एम्प्टी। सो दे आर नॉट गेटिंग मनी फॉर दैट। तो वो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से दे आर सेइंग कि हम जब ये प्रोड्यूसिंग कंट्री से सामान लेके जाएँगे, हम तभी ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो अब ये प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को है ना, जनरली दे आर एशियन कंट्रीज़, ठीक है? चाइना, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ एशिया की कई कंट्रीज़ हैं, वियतनाम और ये सब। और जो कंज्यूमिंग कंट्री है वो वेस्ट के साइड है, अमेरिका, यूरोप। वो सब कंट्रीज़ जनरली है ना, दे हैव बिकम कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड, है ना? और क्योंकि उनके यहाँ कुछ प्रोड्यूस तो ज़्यादा लोग करते नहीं हैं, वो सॉफ्टवेयर और मतलब है ना, इस साइड ज़्यादा दिमाग लगाता है, बट दे डोंट हैव सो टू स्पीक फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल ऑफ दोज़ बेसिस एनीमोर। सो दे कंज्यूम, अपने साइड से प्रोड्यूस होता है चीज़ें। तो अब जब अपने साइड से ले जाएँगे तो
सामान ले जाने के लिए, लेकिन उधर से लाने के लिए कुछ नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम रेट बढ़ा देंगे, ठीक है, दैट इज व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन। तो इसके लिए बाल्टिक ड्राई इंडेक्स होती है, आप गूगल कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको, तो उससे डिसाइड होता है फ्रेट के चार्जेस। तो वो अगर ऊपर जा रहे हैं तो यू कैन take it as a confirmation for higher shipping rates. So that is supply chain issue। अच्छा, अब सप्लाई चेन के बाद उसमें और भी इश्यूज हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो लाने ले जाने का सप्लाई चेन में इशू है। सप्लाई चेन बहुत ब्रॉडर टर्म है, वो तो लॉजिस्टिक्स है, लाना ले जाना तो लॉजिस्टिक्स है। सप्लाई चेन तो एक्चुअली ये है कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं, मान लीजिए आप कार बना रहे हैं, ठीक है, तो कार बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए, इंक्लूडिंग स्टील, रबर और सेमीकंडक्टर चिप्स, बहुत चीज़ें चाहिए। ब्रॉडली आप कह देते तो ये 3 चीज़ें का नाम ले लिया गया ना। रबर चाहिए आपको टायर और बाकी चीज़ों के लिए, कुछ पोर्शन होता है जो रबर का होता है, बाकी स्टील चाहिए आपको बॉडी वॉडी और उन सब चीज़ों के लिए, कुछ और मेटल्स भी चाहिए होंगी, है ना, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स क्योंकि दे आर स्मॉल। और फिर उसके अलावा आपको सेमीकंडक्टर चिप चाहिए, क्योंकि आजकल कार जो है आधी तो सॉफ्टवेयर है। तो आपको ये 3 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। तो अब इसमें, अब देखिए, स्टील स्टील के प्राइसेस दे आर ऑलरेडी गोइंग अप, ठीक है, रबर प्राइसेस दे आर आल्सो गोइंग अप, है ना, क्योंकि कमोडिटी साइकिल है, सुपर साइकिलिंग एंड व्हाट नॉट। और जो रही बात सेमीकंडक्टर चिप्स की, दे आर आल्सो गोइंग अप। सेमीकंडक्टर चिप्स के प्राइसेस दे आर गोइंग अप क्योंकि उसमें जो है सप्लाई और डिमांड में मिसमैच हो गया फिर से, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए सेमीकंडक्टर चिप्स दे आर वेरी हाईली टेक्निकल वर्क, है ना। इट इज़ नॉट लाइक कि कल हमको चाहिए तो कल जो है नई फैक्ट्री खड़ी करेंगे और बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे बहुत साल लगते हैं टू रीच टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ सर्टेन लेवल, एंड देन ओनली यू कैन एक्चुअली डू एनीथिंग। तो आप सबने हमने बचपन से देखा होगा, इंटेल इनसाइड लिखा होता था ज़्यादातर लैपटॉप्स में और इन सब चीज़ों पे, है ना। क्योंकि इंटेल वाज एक्चुअली पावर हाउस ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप्स, लेकिन दे लॉस्ट टू सम बिग गाइज। और अभी तो मोनोपोली है एक्चुअली, तो दो कंपनियां हैं, ताइवान सेमीकंडक्टर और सैमसंग। बेसिकली इन दोनों को आप मिला दोगे तो 90% जो दुनिया में चिप्स यूज होती है किसी भी चीज में, कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक है जिसमें डिस्प्ले है उसमें चिप है, और वो सारी चिप आप इकट्ठा कर लोगे तो 100 में से 90 चिप जो है ये सिर्फ दो कंपनियां बनाती हैं, और 60 से 65 चिप तो अकेले ताइवान सेमीकंडक्टर बनाती है, ठीक है। तो ये हालत है। अब इंटेल इज एक्चुअली यूएस बेस्ड कंपनी, ताइवान सेमीकंडक्टर नाम ही बता रहा है, ताइवान की कंपनी है। सो अभी वो चाइना के साथ पंगे हैं, तो अब वो चाइना कुड एक्चुअली डिसाइड टू टेक ओवर द ताइवान, देन यू लूज द टीएसएमसी आल्सो ना, ताइवान सेमीकंडक्टर। तो अब वो प्रॉब्लम है, हाउ डू यू हैंडल दैट, यू कांट, है ना, मतलब कुछ है नहीं आपके पास। तो अभी इंटेल इज एक्चुअली ट्राइंग टू कम बैक, दे हैव अपॉइंटेड न्यू सीईओ एंड व्हाट नॉट, सो दे आर ट्राइंग टू फिक्स इट। सो अभी जैसे ऐसे करके सप्लाई चेन में बहुत सारे इश्यूज हैं। तो फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि कमोडिटी की सुपर साइकिल है, लेबर कॉस्ट भी बढ़ गई है क्योंकि दे आर मूविंग वेरी इजली। आप इमेजिन करिए, आप हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, शायद 2 साल पहले ऐसे ही चले जाते तो शायद ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रॉब्ली आई वोंट बी हियर, यू वोंट बी हियर। ये कोरोना ने हम सबको ये करवा दिया है ना। तो कोरोना ने बहुत कुछ कर दिया। आप देखोगे, आप सिंपल एक काम कर लो, आप लिंक्डइन पे जाओ या कोई भी आपकी वो जॉब वाली साइट है ना, बहुत सी हैं, आई डोंट रिमेम्बर, मॉन्स्टर, पता नहीं क्या क्या तो नाम है, मतलब तमाम तरीके की साइट है ना जॉब्स वाली, नौकरी, लिंक्डइन एंड हाइकर रैंक एंड व्हाट नॉट, angel list also, for startups, too many websites, you just go there and simply if you search you'll see कि ज़्यादातर जो प्रोफाइल उसमें लिस्टेड है उसमें आप देखेंगे कि वो एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट लोकेशन से आप काम करिए। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो अच्छा काम करने वाला है, सिंसियरली करता है, उसके पास स्किल है ना, उसके पास परसिवरेंस है कि वो, है ना, कई बार करने की कोशिश करता है, वो वैसे इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो गया। तो उस वो जो उसकी एड्रेसिंग मार्केट है, जिसको पहले अप्रोच कर सकता था, वो बहुत बड़ी हो गई। ही कुड एक्चुअली वर्क फॉर सम स्वीडन कंपनी, है ना, सिटिंग इन अ रिमोट विलेज ऑफ इंडिया। तो ये पहले नहीं पॉसिबल था। नॉट बिकॉज़ टेक्नोलॉजी वाज़ नॉट देयर। टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो कंपनियाँ एक्सेप्ट नहीं करती थी। वो मानती नहीं थी कि ऐसा, है ना, कोई वहाँ बैठ के अच्छा काम कर सकता था। क्योंकि फंडामेंटल बिलीफ ये था कि वो ऑफ़िस में आके हमारे नज़र के सामने काम करेगा, तो ही काम करते हैं लोग ठीक से, वरना नहीं करते। वरना तो ऐसे ही है, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कामचोर है सारे। दैट वाज़ द इंप्रेशन। बट अभी कोरोना ने फ़ोर्स कर दिया, उसके बाद वो इंप्रेशन दूर हो गया। एक्चुअली उल्टा हो गया। प्रोडक्टिविटी एक्चुअली बढ़ गई लोगों की। क्योंकि जिनको करना है वो कर रहे हैं, जिनको नहीं करना उनको कंपनियाँ जान गई कि इनकी तो वैसे भी ज़रूरत नहीं थी। फालतू में 5 साल से हमारी कंपनी में था, है ना?
तो अभी तो ये कुछ करे नहीं है, कर नहीं रहे बहुत दिन से, 5 साल भी नहीं किए होंगे ना, इनकी विदाई कर दो। दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। तो जो लोग करने वाले हैं, दे आर गेटिंग मोर अपॉर्च्युनिटीज़, जो नहीं करने वाले हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। बट चूँकि कंपनियों का जो स्केल है, क्योंकि आप देखिए रिमोट लोकेशन से आप मान लीजिए आप जो है एक कंपनी है जो शूज़ बनाती है, उस फैक्ट्री में आप कुछ भी हैं, सुपरवाइज़र कुछ भी हैं। अब वो थोड़ी ना वर्क फ्रॉम होम से होगा, उसके लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा ना। तो दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब है ना, तो वो आप रिमूव कर दो। बट जो चीज़ें हैं जो एक्चुअली प्योरली माइंड वाला क्रिएटिविटी और उन सब चीज़ों का काम है, उसमें तो एक्चुअली इवन इफ यू डोंट गो टू द ऑफिस इट वर्क्स फाइन। तो उस चीज़ की जो जॉब्स है उनका जो पूल है वो सडनली वाइडन हो गया ना। तो उससे क्या हुआ है कि लोग बहुत ईज़िली स्विच कर रहे हैं। So if let's say I work as a software developer in some decent company, and now I can easily switch, और probably 30 40 50% की हाइक हो जाएगी। So why won't I switch? I will switch, है ना। So या तो ये मेरी प्रेजेंट कंपनी सैलरी बढ़ाते हैं, और या तो मैं जा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो अभी सब चीज़ का तो रेट बढ़ रहा है ना, तो मतलब जो आप पीएनएल देखते हो ना, तो पीएनएल में पहला आइटम क्या होता है, लाइन आइटम सेल्स रेवेन्यू। दूसरा लाइन आइटम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, कॉग्स। तो सेल से जब कॉग्स हटाते हो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। दैट इज व्हाट यू डू, है ना। अकाउंटिंग की क्लास नहीं लेंगे, ऐसा मत सोचिएगा, बड़ा सिंपल सिंपल इसलिए बात कर रहे हैं। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो उसमें गुड्स को प्रोड्यूस करने की, लाने ले जाने की, वो सब कॉस्ट ऐड कर लोगे। तो वो वाली जो कॉस्ट है ना, वो उसी में तो ये सब चीज़ें आ गई ना आपकी। एम्प्लॉयी कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट उसी में आ गई। तो ये तीनों बढ़ रही हैं। तो आप देखिए, यू कैन नॉट हैव बोथ वर्ल्ड। आपने कमोडिटी स्टॉक भी होल्ड कर रखे हैं, है ना? वो भी बढ़ने चाहिए, उसके बढ़ने के लिए कमोडिटी बढ़नी चाहिए। और आप सोचते हैं कि बाकी जो कंपनियाँ हैं मार्केट में, उनका मार्जिन भी ना पिंच हो। कैसे नहीं, मार्जिन नहीं पिंच होगा? जब उनका कॉस्ट बढ़ रहा है और वो प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे हैं उतनी तेज़ी से, मार्जिन पिंच होगा। अच्छा, अगर वो प्राइस बढ़ाने लगेंगे तो फिर आपके सामान जो आप खरीदते हो उसका रेट बढ़ जाएगा, उससे भी आपको दुःख है। मतलब ये सब साइकिल है, यू कांट हैव एवरीथिंग, राइट? वैसे लेकिन हमारा जो एक ब्रॉडर व्यू है, वो मैं पिछली बार, I don't remember if I explained it. Probably I remember, saying something like that. But anyway, I'll just repeat it. So 2000 से 2010 का जो समय था, that was the corporate balance sheet decade. 2010 से जो 2020 का समय था, that was the consumer balance sheet decade. अभी जो 2020 से 2030 का समय है, this is actually again consumer balance sheet decade. मतलब क्या इसका मतलब ये है, 2000 से 2010 के बीच में मैसिव सप्लाई साइड थिंग्स हैपेंड। और जो कंपनियां थी उन्होंने प्रोडक्शन के साइड में फोकस किया, बड़ा किया उन सबको। तो सप्लाई ज़्यादा हो गई, प्राइसेस तेजी से फिर नीचे चले गए, और फिर वो आफत में आ गए। फिर जो अगला डिकेड आया उसमें उन्होंने नहीं बढ़ाई सप्लाई, क्योंकि सब जल गए थे ना पिछली बार। बहुत समय लगा उनको, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाए, बहुत लोग तो निपट गए, मतलब कंपनियां ना, दे कुडंट सर्वाइव। सो नेक्स्ट डिकेड में वाज एक्चुअली बूमिंग, एंड इट वाज फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट डिकेड आ रहा है, चूंकि सप्लाई पिछले 10 साल में क्रिएट ही नहीं की ना लोगों ने, क्यों करें? वो जो एग्जिस्टिंग सप्लाई थी वही नहीं यूज हो पा रही थी, जितनी कैपेसिटी उन्होंने बिल्ड कर रखी थी, तो प्राइसेस नहीं मिल रहे थे उन्हें, राइट। लेकिन अभी कोरोना आने की वजह से फिर वो जब चीजें बदली, फिर उसके बाद गवर्नमेंट भी थोड़ी, है ना, हर हर कंट्री की यही हालत है ना, दे हैव बिकम लिटिल स्टैंड अलोन एंटिटी एंड आइसोलेटेड, सो टू स्पीक। माइट फील लाइक वैक्सीन सबको चाहिए भारत से और इनसे और ये वो, तो इसलिए सब जुड़ गया, नहीं, जुड़ा कम है, टूट ज़्यादा गया है, कोरोना ने ये कर दिया। तो उसकी वजह से हर कंट्री कोशिश कर रही है ये चीज़ें हम भी अपने यहाँ कुछ कर लें, ताकि कुछ दिक्कत आएगी तो विल हैव थिंग्स टू मैनेज। उसकी वजह से सप्लाई साइड में ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस्ड है। एंड फॉर दिस थिंग वी शुड एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत से बेवकूफ़ लोग हैं पॉलिसी बनाने वाले, बट इन दिस थिंग दे एक्चुअली गॉट इट राइट। तो लास्ट ईयर जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुए, उसके बाद ऑफ कोर्स दे अनाउंस्ड, वो राशन और वो सब किया उन्होंने, गुड, है ना, करना चाहिए, चलो ठीक है। बट उसके अलावा उन्होंने ये नहीं किया, हेलीकॉप्टर मनी, है ना, कि आके वो 5,000 6,000 महीने आपको मिलेगा। दे डिड नॉट डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, है ना। आई एम वेरी ग्लैड कि दे डिड नॉट। जैसे यूएस ने किया, बाकी कंट्रीज ने किया, दे कुड, क्योंकि है ना दे आर एक्चुअली वेरी रिच, बट वी कुडंट बिकॉज वी आर नॉट रिच। प्लस वो पैसा हम दे देते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप पैसा दे रहे हो लेकिन आप मार्केट ही ओपन नहीं है, तो फिर वो पैसे का कोई मतलब नहीं है ना। सो यू हैव टू एक्चुअली फिक्स द सप्लाई साइड। इंडिया एक्चुअली स्टार्टेड फोकसिंग ऑन सप्लाई साइड लास्ट ईयर इटसेल्फ, है ना। तो उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूअसली पीएलआई स्कीम लॉन्च किए हैं, वन सेक्टर आफ्टर अनदर, और जिसमें पीएलआई की जरूरत है उसमें कुछ और चीज़ों का काम किया है। सो एक्चुअली मेड इंडिया
एज अ कंट्री मच मोर रिजिलियंट एंड स्ट्रांगर, ठीक है। वी स्टिल डोंट हैव ग्रोथ, है ना। क्योंकि अब देखिए, अब किसी का अगर अभी अभी ऑपरेशन हुआ तो यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू रन द मैराथन, राइट? क्योंकि you just operated him. How can you expect him to run the marathon? So that is the situation, by the way, that is the situation of the world, है ना। तो अब ऐसा कुछ नहीं है उसमें, बट लेकिन पिछले 5-6 साल बहुत खराब रहे इकोनॉमिकली इंडिया के लिए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि देर इज समथिंग ग्रेट, उसके पहले, बट दिस थिंग दे गॉट इट राइट, है ना। सप्लाई चेन इश्यूज दे हैव बीन फोकस्ड फॉर लास्ट 1.5 years, गुड थिंग। सो वो हमने की, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इंडस्ट्री ने 10 साल से किया नहीं है, और प्लेयर जो इनफिशिएंट है वो मर गए। तो इट इज एक्चुअली काइंड ऑफ बूमिंग फेज। तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन दैट सेंस। तो ये जो डिकेड होगा आपको दिखेगा कि ये जो एशियन पेंट, एचयूएल और ऐसे टाइप की कंपनी है ना, एशियन पेंट और मतलब आई एम जस्ट टेकिंग द नेम्स, डोंट टेक इट लिटरली कि यही स्टॉक की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, आई एम गिविंग यू जस्ट कंसेप्ट। जो कंज्यूमर फोकस्ड कंपनी है, दे विल हैव हार्ड टाइम मेकिंग मनी दिस डिकेड। सो डोंट बेट ऑन देम। अगर आप एसआईपी करने वाले हो, थोड़ा लंबे टर्म का काम करते हो, सो डोंट पिक कंज्यूमर फोकसिंग कंपनीज। इन ऑल लाइकलीहुड यू आर गोइंग टू अंडर परफॉर्म द मार्केट। सो अगर आपको मार्केट को आउट परफॉर्म करना है, तो आपको फोकस जो है दूसरे साइड करना पड़ेगा, बी टू बी, सो टू स्पीक, जो बीच में जाता है सामान, उसके साइड आपको फोकस करना पड़ेगा, वरना you'll have हार्ड टाइम मेकिंग मनी। तो आप 2000 से 2010 वाला जो फेज था ना, दैट वाज द सेम। इफ यू हेल्ड ऑन टू एचयूएल एंड ब्लू चिप एंड व्हाट नॉट, है ना, तो फिर यू कुडंट हैव एक्चुअली बीटन द मार्केट। और बाकी जो स्टॉक्स ने किया था वो तो बहुत ही ज़्यादा था, वो तो छोड़ ही दो आप। क्योंकि देखिए, मैं देखता हूँ ये जो प्रो मेंबर है उनके साथ भी एक प्रॉब्लम है। वो होता क्या है कि दे सी कि somebody is actually making much more, है ना, some other pro member, और दे आर डूइंग डिसेंट, है ना, प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, दे आर डूइंग डिसेंट। अब यू कुड ऑलवेज इंप्रूव, वो तो हमेशा है, बट उसके अलावा दे आर डूइंग डिसेंट। बट व्हेन दे सी somebody is actually doing much more, so they start thinking there is something wrong with them, है ना, and they try to fix it. Don't, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये होगा, फोमो टाइप का फीलिंग आएगा कि बाकी लोग इतना कर ले रहे हैं, एंड व्हाई यू आर नॉट एबल टू डू दैट। In some sense that is actually a good thing also, but as I said earlier, your competition is you, so if you're doing better than yesterday, that is fine, है ना, you could do always better। तो उसमें भी कोई डिबेट नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अनहैप्पी सा फेस लेके घूमना है जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू बी द बेस्ट। क्योंकि बाई डेफिनेशन बेस्ट तो एक ही होगा, तो फिर मतलब वो कोई ऐसा कोई एम नहीं रखना है, ठीक है। तो वो मतलब दूसरों का देख के, क्योंकि देखिए, वो हो सकता है कोई बहुत रिस्की इंसान हो, लेवरेज पे ट्रेड करता हो, मार्जिन पे ट्रेड करता हो, हाउ डू यू नो, है ना। किसी ने मान लो 15% महीने के कमा लिए, है ना। अब यू डोंट नो द डिटेल्स ना, कि उसने किया क्या एग्जैक्टली अंदर, है ना। तो वो आपको नहीं पता, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो। कोई इंसान है जो है बाइक से जा रहे हो, आप जो है साइकिल से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, अब वो जल्दी तो पहुंचेगा ही ना। तो आपको ये भी तो देखना है वो कर क्या रहा था, आप क्या कर रहे थे। तो यू हैव टू लुक एट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, कि एप्पल्स को एप्पल से ही कंपेयर करें, ऑरेंजेस को ऑरेंजेस से, ऐसे नहीं किया ना। ऐसे ही रैंडमली कुछ देख के, बस आउटकम से देख के परेशान हो रहे हैं बैठ के ना। कोई सुपरसोनिक जेट से जा रहा है और आप जो है नॉर्मल एयरप्लेन से जा रहे हो, तो आपको तो देर लगेगी ना। अब जा दोनों लोग एयरप्लेन से रहे हैं ना, दोनों स्टॉक मार्केट में एक्टिव है, लेकिन वो अनफेयर तरीका है ना। यू शुड नॉट लुक एट थिंग्स दैट वे। तो वो चीज़, खैर। और कुछ, ये जो सप्लाई चेन वाला इशू है ना, तो मतलब आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू डू मच फॉर मार्केट। आई मीन मार्केट इज नॉट गोइंग टू uh, have any panics or anything like that because of supply chain issues, ठीक है, या रॉ मटेरियल इश्यूज। ये नहीं हो रहा है, उसके अलावा कुछ होगा तो विल सी कि क्या होता है, बट अभी के लिए तो आई डोंट सी एनीथिंग। Yeah, you're right, Anurag, that we should think in terms of percent only instead of numbers. But मतलब इसके लिए तो हमने 2 एपिसोड ही किया है ना, थिंकिंग इन परसेंटेजेस एंड स्टॉक पे चर्चा जब कर रहे थे सीजन 1 में, वी हैड 2 एपिसोड्स। बट स्टिल आई नो दैट जब वो आपको 2 लाख दिखता है ना, 5 लाख घट गया, 2 लाख घट गया, तो वो आप फिर नंबर्स नहीं सोच पाते, मतलब नंबर्स ही सोचते हो, क्योंकि वही दिख रहा होता है। मतलब यू आर राइट कि एक्चुअली परसेंट में सोचना चाहिए, बट वही है, अल्टीमेटली कितने लोग एक्चुअली कर पाते हैं, ये सवाल है। खैर, किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है बिफोर आई रैप इट अप, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मोर देन 1 आवर। कुछ भी बोलना हो, जरूरी नहीं है कि जो अभी हम बात कर रहे थे उसी की बात करें, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू एंड इट। यू कैन से वट एवर यू हैव टू से। Hello, या sir. Hitesh Malviya here. या
राइट। सर, हेलो सर। सो अभी हमने जैसे ग्रोथ कंपनीज की बात करी और इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड अदरवाइज, यू नो, ऐसा लगता है कि अगर हम ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न कुड बी बेटर देन, you know, companies which are probably where the investment is more value based. अब अगर हम ग्रोथ कंपनीज की बात करते हैं तो उसके लिए फिर इनोवेशन का होना बहुत जरूरी है। राइट। हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें इनोवेशन तो उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में उस टाइप का इनोवेशन हो पाएगा वेयर वी कैन एक्चुअली अचीव, यू नो, अ डिसेंट ग्रोथ, कंसीडरिंग, यू नो, आज की रेट में जो इंडिया में फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है और वी हैव बीन ट्रेडिशनली, यू नो, सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो ये राइट। तो राइट। इनोवेशन तो बहुत कम है, और जब इनोवेशन नहीं है तो फिर रियल ग्रोथ, जेन्युइन ग्रोथ इंडिया में फिर कैसे आएगी, और वो कंपनियां हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर हमारा फोकस सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट पे है। तो ऐसा नहीं है कि, ऐसा क्यों नहीं है कि हम अमेरिकन स्टॉक मार्केट को भी फोकस करें और वहां पर हम ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करें जो, यू नो, इनोवेशन देंगी और जहां पर आपको एक्चुअल ग्रोथ दिखेगी एंड कंपाउंडिंग कैन हैपन इन ए रियल वे। आपका क्या आता सोचना है। है अच्छा, उसमें? वैसे ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बट बहुत ऐसे बड़ा सवाल है। तो एक साइड से सोचना स्टार्ट करते हैं पहले तो कि ये इनोवेशन वाला एक्सेस। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, जैसे हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। सो लेट्स टेक अगेन दैट एग्जांपल है ना कि हमको जाना है, एक डेस्टिनेशन है ए टू बी। अब हम क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हम कब पहुंचेंगे वहां पे। अब वो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रहा है, दैट यू कैन टेक एज एनालॉजी ऑफ इनोवेशन। तो एक कंट्री जिसका इनोवेशन कर्व में पोजीशन ऊपर है, दैट विल हैव ऑलवेज हायर ग्रोथ देन द कंट्री विच हैज एवरीथिंग सेम एक्सेप्ट फॉर इनोवेशन, उसमें वो लैक करता है। ये एकदम ट्रू है। सो बियॉन्ड ए पॉइंट एफिशिएंसी और बाकी चीजें जो आप कर सकते थे, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो आपको इनोवेट करना पड़ेगा जस्ट टू गेट टू द हायर ऑर्डर ऑफ द ग्रोथ। सो दैट इज वन पार्ट। अब अगर वो हो गया तो उससे ये पता चल गया कि अमेरिका इज इट इज एक्चुअली लूजिंग आउट ऑन इनोवेशन। इट हैज स्टार्टेड लूजिंग आउट, है ना। अभी भी वो टॉप पे, लेकिन ये कि बाकी जो लोग थे उनके पीछे, जैसे चाइना वगैरह, दे हैव स्टार्टेड कैचिंग अप। अभी डिस्टेंस बहुत है, बट जो डेल्टा है ना, दैट व्हाट आई एम टॉकिंग, कि यूएस इज एक्चुअली लैगिंग बिहाइंड, एंड नाउ चाइना एंड फ्यू अदर कंट्रीज हैव स्टार्टेड टू यू नो ग्रो मच फास्टर इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन ऑल्सो। सो वो स्पेस जो है थोड़ा वो भरने लगे हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, मतलब ऐसे अगर आप देखोगे तो एक आप वैसे ही फिर से एक एग्जांपल लो ना। एक कोई फैमिली है, किसी रूरल एरिया से आती है, दे नेवर हैड गुड स्कूल्स, और if somebody is actually sick, good hospitals, doctors, nothing, they never had those things. अब उसमें कोई बच्चे हैं, दे एक्चुअली दे आर एक्चुअली वेरी स्मार्ट। सो उनके पास जो था उससे उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की, प्रॉब्लली उतना अच्छा कर नहीं पाए जितना वो कर सकते थे गिवन द सिचुएशन, बट दे स्टिल डिड बेटर देन अदर्स। और फिर कोई एक है जो काफ़ी पढ़ गया, वो बाहर आ गया, उसने जॉब की, फिर धीरे धीरे करके उसने चीज़ें इंप्रूव कर ली, और अपनी फैमिली को वहां से पिक करके एक न्यू फेज ऑफ इनोवेशन में लेके आया ना, जहाँ पे उसकी ग्रोथ पहले से ज़्यादा है, जहाँ पे एमिनिटीज ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स ही कैन एक्चुअली ग्रो मच फास्टर, उसकी फैमिली ज़्यादा फास्टर ग्रो कर सकते हैं। द सेम इज एक्चुअली ट्रू फॉर द इंडिया ऑल्सो। जैसे हमारी हालत क्या है कि 1990s तक तो एक्चुअली पाकिस्तान हमसे बेटर होता था। If you look at the numbers, you'll get shocked. It is actually the Pakistan, which used to be little better than India. चाइना के साथ हम ऑलमोस्ट सिमिलर थे 1980s तक, है ना। 80s के बाद ही ऐसा हुआ कि चाइना में देयर वाज वन लीडर कॉल्ड डेंग ज़ाओपिंग, है ना। ही एक्चुअली अंडरस्टूड कि ये कम्युनिस्ट और ये सब फॉलो करके वी कांट ग्रो। सो ही सेड कि चलो बाहर से चोला पहनते हैं कम्युनिस्ट का, अंदर मार्केट इकोनॉमी लगाते हैं, एंड लेट्स ग्रो। दिस इज व्हाट ही डिड, और उसके बाद दे पिक्ड, अब 1991 वी गॉट फोर्स्ड टू ओपन द मार्केट एंड ऑल ऑफ दैट। थोड़ा हमारे यहाँ भी चीज़ें इंप्रूव हो गई। तो देखिए, हम सबकी स्टेज होती है। इंडिया इज नॉट एट द स्टेज कि एक्चुअली वी कुड नेक्स्ट डे स्टार्ट फोकसिंग ऑन द
लीडिंग कटिंग एज इनोवेशन, वी कांट। रीजन इज कि मार्केट नहीं है। आप देखिए, मार्केट मार्केट क्या है कि भाई, मार्केट एक मार्केट का एक ही काम है, इट गिव्स यू द प्राइस, है ना। अब प्राइस से क्या होता है, प्राइस से पता चलती है उसकी वैल्यू। तो किसी मार्केट में किसी चीज का प्राइस बहुत हाई है, इसका मतलब ये है कि वो स्कार्स चीज है, वो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, है ना। तो वही एक तरीका मार्केट को बताने का। अब तो जैसे इंडिया में क्या है ना, कि इंडिया में जो सो टू स्पीक इनोवेटिव कंपनीज हैं, पहली बात तो है नहीं, जो हैं भी, दे कांट इवन गेट द सेम वैल्यूएशन दैट यूएस मार्केट गिव्स। तो वहां पे तो इंसेंटिव है कि भाई आप इनोवेट करोगे तो विल बिकम बिग, है ना, विल मेक गुड मनी, सो दैट इज व्हाई पीपल टेक रिस्क। अभी इंडिया में उसकी मार्केट ही नहीं है, ना तो उसको कंज्यूम करने की मार्केट है और ना उसको वैल्यू करने के लिए मार्केट है। तो दोनों नहीं है। तो अगर जब तक आपके पास ये नहीं है, तब तक आप कैसे, मतलब आप, इंसेंटिव ही नहीं है ना। अगर मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास मान लीजिए कुछ पैसे हैं एंड आई वांट टू डू समथिंग, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, बट व्हाई शुड आई टेक दैट रिस्क जिसके लिए मार्केट ही नहीं है इंडिया में, जिसकी वैल्यूएशन ही अच्छी नहीं होगी। तो वो प्रॉब्लम है। अच्छा, ये मतलब नहीं है कि ये अब हमेशा रहेगा। जैसे आप, रिसेंटली आई नो वी हैव पुट आउट अ थ्रेड ऑन यूनिकॉर्न्स। तो हमने जितने यूनिकॉर्न्स टोटल नहीं किए हैं, उससे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स इस साल अकेले करती हैं, 31 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा इंडिया में भी चेंज हुआ। रीजन ये, क्योंकि जो कोरोना आने के बाद चीज़ें थोड़ी कनेक्टेड हो गई, उसके बाद चाइना थोड़ा सा पीछे चला गया, और जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, दे हैव लॉट ऑफ मनी, दे कांट पुट इट एनीवेयर एल्स, सो दे थॉट कि थोड़ा सा चलो इंडिया की मार्केट में भी लगाते हैं। सो इट हैज इन्फ्लेटेड लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया, गुड फॉर पीपल वर्किंग देयर, एंड founders, they have become, some of them have actually become billionaire, and many of them have actually become millionaire, so good, so that has actually been a good start. लेकिन कैन वी एक्चुअली जंप इनोवेशन के कर्व में? आई डोंट थिंक वी कैन जंप। रीजन ये है कि देखिए, इंडिया की जो मार्केट है वो अभी भी 2000 डॉलर पर कैपिटा वाली ही है। तो जो कंजम्पशन का लेवल है वो उसी के हिसाब से होगा ना जो हमारी इनकम का लेवल है, इंडिविजुअली एवरेज इनकम जो इंडिया की है। अब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई वो थोड़ी ना इंडिया है ना, दे आर एक्चुअली फ्रैक्शन, दे आर जस्ट द ब्लिप ऑफ इंडिया। तो जो बाकी इंडिया है, दैट इज एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली वेरी पुअर इंडिविजुअल लेवल पे। सो अभी उसके लिए मार्केट नहीं है, सो यू कांट एक्चुअली जंप द शिप, है ना। सो यू आर एक्चुअली राइट, मैन्युफैक्चरिंग पे ही फोकस रहेगा इंडिया का फॉर कंसिडरेबल टाइम। और अगर हम वो भी अच्छे से कर लेते हैं, इट विल बी एक्चुअली गुड थिंग। इमेजिन दिस, अगर हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाते हैं, लेट्स से अगले 10 साल में करीब, विच इज नॉट एक्चुअली, मतलब easy to achieve, but let's say कि, we are able to do that. If we can do that, तो that will actually make us almost $6,000 per capita economy, because I don't think population is going to grow much, even though people actually keep crying about the overpopulation. All of that is actually nonsense. If you study the total fertility rate of India, it is actually almost same as replacement rate. तो जितनी रेट है ना ग्रोथ पॉपुलेशन की, उतनी है कि वो मेंटेन कर सकती है पॉपुलेशन को, दैट्स इट। सो वी आर नॉट गोइंग टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन, बट इकोनॉमिकली वी आर गोइंग टू ग्रो। सो अगर पूल बढ़ रहा है और डिवाइड कर रहे हो और जिससे वो सेम रहने वाला है, तो एक्चुअली रेशियो इज गोइंग टू इंक्रीज। सो जो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट, है ना। पर कैपिटा जीडीपी, इट इज गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट। सो वी आर गोइंग टू शिफ्ट गियर्स, है ना। इनोवेशन के काम में हम ऊपर आएंगे, बट वो उतनी ग्रोथ वाली कंपनी इंडिया में फिर भी नहीं होगी जो आपको यूएस और वहां पे मिल सकती है। रीजन ये, क्योंकि वो कटिंग एज पे इनोवेट ही कर रहा है। मतलब आप देखिए, आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए मार्केट में, कि अगर आपको लंबे समय तक कंपाउंड करना है, तो आपको वैसी कंपनी खोजना है जो या तो एग्जिस्टिंग मार्केट को डिसरप्ट कर रही हो या नई मार्केट क्रिएट कर रही हो। सिर्फ दो ही कैटेगरी है, या तो एग्जिस्टिंग को डिसरप्ट कर रही हो या नई मार्केट क्रिएट कर रही हो। लेकिन इन दोनों के होने के बाद भी, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, उसके बाद भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है उसकी, वो भी ह्यूज होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत छोटी सी मार्केट है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट ह्यूज होनी चाहिए, और फिर उसके अंदर अगर आप देखें कि कोई आके डिस्टर्ब कर रहा है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को या नई मार्केट क्रिएट कर रहा है, और फिर उसमें ओवर वैल्यूड है कि नहीं, उसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना। आपको उसमें बस मैनेजमेंट और क्वालिटी पे दिमाग लगाना है बिजनेस के, दैट्स इट। और चुपचाप होल्ड करना है उसको, यू विल मेक टन्स ऑफ मनी। वो चाहे फिर टेस्ला हो, चाहे एनवीडिया हो, एमडी हो, कुछ भी हो, यू विल मेक गुड मनी। तो बड़ा सिंपल रखना है उसको। तो वो आप इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा मार्केट, मतलब स्टॉक्स बचे नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक्स है ना, मोस्टली वो एक्चुअली ग्रो कर गए बहुत ज़्यादा।
तो मैच्योर फेज में है, दे हैव स्टिल डिसेंट ग्रोथ, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ है वो है ना, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो वो धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ेगा और ब्रांड की तरफ कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, तो उसकी वजह से मार्केट डिसेंटली ग्रो करेगी, बट इट कांट ग्रो मैसिवली। सो यू कांट हैव ग्रेट कंपाउंडिंग फ्रॉम दोज स्टॉक्स, सो दे आर आउट ऑफ द सीन। अब चूंकि अच्छा मार्केट 1.5 साल में बड़ी अच्छी रही है, तो जो बाकी स्टॉक है विच आर एक्चुअली ग्रोइंग डिसेंट ऑल्सो, उनका एक्चुअली वैल्यूएशन बड़ा हाई हो गया, तो अब उसमें इमीडिएटली हो सकता है 1 2 साल 3 साल में ज़्यादा पैसा ना आए, so that is also possible. So you're right, मतलब है ना कि actually India lacks in innovation, but unfortunately there is not much which could be done about it, है ना। आप सिंगापुर को केस स्टडी ले सकते हो कि सिंगापुर एक्चुअली used to be wretchedly poor country, much poorer than India. 1956, if I remember correctly, that is when around that year, so you see, Singapore is just a tiny city, probably city nation, you can say, city country, something like that. So वो मलय वाला पूरा एरिया है ना, मलेशिया, so they are what, nation of islands, तो Singapore used to be part of Malaysia, और दे ऑल्सो यूज टू बी कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। और चूंकि ब्रिटेन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दे हैड लॉट ऑफ ट्रबल्स, दे कुडंट हैंडल एवरीथिंग, सो दे हैड टू लीव कंट्रीज। आई एम डेट श्योर कि सिंगापुर में कोई गांधी जी नहीं थे, एंड दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सो दे स्टिल लेफ्ट सिंगापुर, है ना। सो उनको भी आज़ादी मिल गई, लेकिन दे वर सो पुअर, उनकी आदतें इतनी खराब थी वहाँ के लोगों की, मलेशिया ने उनको भगा दिया। तो जो उनका फेडरेशन था कंट्रीज का, मलेशिया का ग्रुप का, मलेशिया में जो एक्चुअली एस है ना, दैट स्टैंड्स फॉर सिंगापुर स्टिल, बट दे स्टिल किक्ड आउट सिंगापुर, सेइंग यू आर टू पुअर, है ना, और बहुत ही है ना, यू एक्चुअली, हमारा नाम ऑलरेडी खराब है और तुम लोग हमसे भी खराब हो, सो वी जस्ट किक यू आउट। दैट इज व्हाट हैपेंड विद सिंगापुर, बट फॉर्चुनेटली दे हैड वन मैन, अ लीडर कॉल्ड ली कुआन यू, ठीक है, you should actually read about him. He's actually a great leader, you can learn a lot. So Lee Kuan Yew, he actually you know somehow got to the seat of the power in Singapore. Then he decided to actually fix things up. अब लेकिन चूंकि वो कंट्री छोटी थी तो ही कुड डू इट। अब इंडिया जैसी कंट्री में इट इज एक्चुअली हार्डर, बट आई एम नॉट सेइंग कि ना यू स्टिल कांट डू इट, इट्स जस्ट दैट इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव too many stakeholders and whatnot, but still he actually did it. तो सिंगापुर में भी तो क्या था, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, नेचुरल रिसोर्स तक नहीं, उनके यहाँ टमाटर भी अपने आप नहीं पैदा होता। अपने यहाँ तो सब कुछ होता है ना, मोस्टली चीज़ें आप अपने यहाँ ही होती हैं, यू डोंट हैव टू इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। वो जो इम्पोर्ट हम करते हैं वो चीज़ें वो एक्चुअली बना सकते, मतलब वी डोंट इम्पोर्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर नॉट नेचुरली प्रोड्यूस। सो जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ये सब हम इम्पोर्ट करते हैं, वो थोड़ी ना नेचुरली प्रोड्यूस चीज़ें, वो तो मैन मेड है। सो उस सब पे तो हम लोग करके गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट फोकस करके हम लोग कर सकते हैं चीज़ें, तो हम लोगों को तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है ना इम्पोर्ट करने की, जो हम आर्म्स के सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं दुनिया में। तो अब इसमें किसकी गलती है? हमारी गलती है ना। आर्म्स ऐसा थोड़ी ना है कि किसी खेत में उगता है, अब वो खेत हमारे यहाँ नहीं है तो इसलिए खरीदना पड़ता है हमसे, नहीं, नॉनसेंस। एक्चुअली वो लॉबीज हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। सो एक्चुअली सिंगापुर के यहाँ तो टमाटर भी उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है, व्हिच इज एक्चुअली नेचुरल प्रोड्यूस, सो दैट इज द सिचुएशन। बट सिंगापुर ने स्टार्ट कैसे किया? दे हैड ओनली कंटेनर्स, है ना, आइलैंड नेशन है, तो उनके पास बस वही थे, पोर्ट्स थे और कंटेनर। तो दे स्टार्टेड दैट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला थोड़ा सा कुछ चीप गुड्स बनाना वहाँ पे ना, सिंबल करना। सो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया कंटेनर वाला से, लेकिन और एक स्टेज थे उनके यहाँ, ये इस चीज तक पे फाइन लगता था कि आपने यहाँ थूक दिया पब्लिक प्लेस में, चलो फाइन। आपके बाल का साइज कितना होगा, आप कितने बड़े बाल रख सकते हो, उसका भी लॉ था सिंगापुर में, उस पे भी फाइन लगता था। बट वो कंट्री एक्चुअली डेमोक्रेटिक नहीं है, जस्ट बी श्योर अबाउट इट, है ना। वो कंट्री नाम के लिए डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेटिक होती तो ली कुआन क्यू 50 से लेके अभी तक कैसे वो है ना, अब शायद प्रॉब्ली हिज सन और समबडी फ्रॉम द फैमिली इज एक्चुअली हैंडलिंग द कंट्री। तो ऐसा कैसे हो रहा है? वो क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। यू डोंट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच देयर। फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी तक है जब तक आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलते। द मोमेंट यू से समथिंग अगेंस्ट देम, दे विल पुट यू इन जेल। उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो उनके यहाँ बड़ा, लेकिन उनके यहाँ लेकिन है क्या कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा क्लियर है। आपने कुछ अगर कानून तोड़ा है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, उसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो वो चीज़ है, जैसे अपने यहाँ क्या एक कन्फ्यूज़न है ना कि आप किसके बच्चे हैं, उस पे डिपेंड करते हैं ना, बिफोर एक्चुअली लॉ अप्लाइज टू यू। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आपने कुछ कर दिया है और वो कानून तोड़ने का काम है, तो फिर जो सज़ा है उसमें वो आपको मिल जाएगी बड़ी तेज़ी में। तो वो सिंगापुर ने एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से किया? वो कंटेनर्स है ना, पोर्ट्स लाइंग वैकेंट कंटेनर्स, वहाँ से स्टार्ट किया था। बट देन दे शिफ्टेड टुवर्ड्स असेंबलिंग द गुड्स, टेक्सटाइल पे भी थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा नहीं किया, लेकिन फिर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में असेंबल करना, वो सब किया। आज की डेट में सिंगापुर फोकस्ड है बस सिर्फ 2 चीज़ों में, एंटरटेनमेंट प्लस आप ये कह सकते हो जो
फाइनेंशियल वाला एरिया है ना, तो उसमें आर्बिट्रेशन भी आता है, जो है ना लीगल डिस्प्यूट हैंडल करने का एक तरीका है। तो ये जो मतलब आप ये कह सकते हो कि जो कटिंग एज फाइनेंशियल वाला वर्ड है प्लस एंटरटेनमेंट, इन 2 चीज़ों में सिंगापुर फ़ोकस्ड है। तो उन्होंने अपने आप को करीब 3-4 ग्रोथ के फ़ेज़ेज़ में लाया है, लेकिन स्टार्ट वहीं से किया था, खाली पोर्ट पे जो है खाली कंटेनर पड़े हैं, वहाँ से स्टार्ट किया था और कुछ नहीं था उस कंट्री के पास। बट दे कुड डू इट क्योंकि स्मॉलर कंट्री है। वी कुड स्टिल डू इट, है ना? पहले भी कर सकते थे, पहले कर लेते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन चलो दुर्घटना से देर भली, अभी से कर ले तब भी ठीक है। तो वी कुड स्टिल डू इट, बट आई एम नॉट श्योर कि अब वो कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि देखो अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, 5 साल में इलेक्शन होता है, सबको वोट चाहिए, तो वो करेंगे जिससे वोट मिलेगा, है ना? अब इसमें कोई ये नहीं कहेगा ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, भैया तो किस चीज़ की राजनीति करें? अब ये ऐसा होगा कि प्रॉफिट के लिए बिज़नेस करते हैं भाई, तो बिज़नेस किस बात के लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं ना, पढ़ते किस बात के लिए? ताकि आने लगे ग्रेड्स अच्छे, दैट यू नो। सो वो बैंक की राजनीति है। तो मतलब अपने आप में मतलब पता नहीं, ये वर्ड एक्चुअली मीनिंगलेस है ना। नोबडी एक्चुअली टॉक्स इन दोस टर्म्स एनीवेयर एल्स इन इंडिया, मतलब एक्सेप्ट इन इंडिया। अभी इंडिया में लेकिन वैसे फालतू के टॉपिक होते हैं कि ये वोट बैंक राजनीति करे, भाई राजनीति वोट बैंक की होगी और किस चीज़ की होगी? अब वोट नहीं मिलेगा तो किस बात की राजनीति कर रहे हो? पावर में नहीं होगा तो करोगे क्या? सो यू नो वी हैव सच अ सिचुएशन, बट वी कुड स्टिल यू नो डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट पहले से तो बेटर हो गया है ये लगता है। बट बहुत बेटर हो सकता है ये भी है, मतलब इसमें भी कोई, तो मतलब आप चाहो तो किस एंगल से देख रहे हो उस बात पे डिपेंड करता है कि आप यू नो क्या बोलना चाहोगे। जैसे मान लीजिए मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो बड़ी बड़ाई कर रहा है ना, कि ये हो गया वो हो गया, तो प्रॉब्ली आई विल टेल हिम कि एक्चुअली हम ये 4 चीजें कर देते तो शायद ज्यादा बेटर हो जाती कंट्री, है ना? सो दैट पर्सन माइट थिंक एक्चुअली आई एम पेसिमिस्ट, बट आई एम नॉट। इज इट दैट कि ही इज यू नो बीइंग फ्लफी अबाउट यू नो कि हमने क्या अचीव कर लिया, दैट इज व्हाई आई एम यू नो टेलिंग हिम कि एक्चुअली हम बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हम नहीं कर रहे, कर ले तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन इफ समबडी इज़ एक्चुअली यू नो हाइली क्रिटिकल कि वो हमारी हंगर इंडेक्स में हम नीचे आ गए हैं, एचडीआई में नीचे आ गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है, और वो यू नो वो जर्नलिज्म वाली इंडेक्स में नीचे आ गए हैं, वो सब नॉनसेंस इंडेक्स की बात करेगा कोई, तो देन आई विल हैव टू यू नो शट हिम अप एंड टेल हिम कि एक्चुअली ना कहाँ से कहाँ हमने क्या इंप्रूवमेंट किया, और दोस थिंग्स एक्चुअली मैटर। वो हंगर इंडेक्स फ़ोन करके पूछ रहा है, क्या सैंपल साइज़ है 2000 लोगों का? सीरियसली? मेथोडोलॉजी तो पढ़ लो उनकी, जो इंडेक्स तैयार करते हैं। आप तो अब सब समझदार हो ना, हम लोग मार्केट में इंडेक्स है ना निफ्टी, सेंसेक्स की, हम सब जानते हैं कि दे आर नॉट एक्चुअली द मार्केट, राइट? सो इट इज पॉसिबल कि निफ्टी ऊपर जाता रहा हमारा पोर्टफोलियो, लेकिन रेडी रहा। 2017 के मार्केट की बुल रन के बाद से यही हुआ ना, 2018 के बाद से पोर्टफोलियो रेड रहता था, निफ्टी ऊपर जाता था, सेंसेक्स भी ऊपर जाता था। तो क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि उसमें सिर्फ 50 कंपनी है, दूसरे में 30 कंपनी है। They are not representative of the total market, right? Not representative of my portfolio or your portfolio. So if that is true for there, why don't you apply some brains and you know look into these you know so-called indexes, है ना, हंगर इंडेक्स या जो भी इंडेक्स बनाते हैं, उसमें भी तो देखने की ज़रूरत है ना, क्योंकि क्या मेथोडोलॉजी कैसे कंस्ट्रक्ट किया है इसको, है ना? तो मतलब यू नो यू शुड टेक मतलब ठीक है, थोड़ा तो अपनी आइडेंटिटी में प्राइड होना चाहिए ना कि वी आर इंडियन, सो वी हैव यू नो राइट टू यू नो सी कि कोई हमारे लिए उल्टा बोल रहा है तो क्या उसमें कितना सही है। इसका मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी बड़ाई करना है जाके, है ना, जस्ट बिकॉज़ कि चलो इंडियन है तो कुछ भी बोल देते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं करना है। बट चीज़ें देख के, है ना, कि थोड़ा-सा बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ फेस वैल्यू पे नहीं एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ यू कम फ्रॉम सर्टेन साइड, लोगों की प्रॉब्लम ये है। सो द डे वी स्पीक यू नो अबाउट सम इकोनॉमिक इंडिकेटर व्हिच इज़ डूइंग बैड, तो उस दिन जो है बीजेपी के समर्थकों से गालियाँ पड़ेंगी। अभी ये क्या तरीका है? अच्छा उस दिन लेकिन कांग्रेस के समर्थक दे विल एप्रिशिएट अस, है ना? और वो कुछ बताएँगे कि नहीं-नहीं ये ट्रोल्स को इग्नोर करो, समथिंग लाइक दिस। वो उसमें आपको ऐसा क्यों करना है? आपको बस ये देखना है कि भाई जो बात हो रही है वो बात सही है या गलत? इर्रेस्पेक्टिव वो किसने किया, क्यों किया, आप देखो कि वो बात जो बोली जा रही है वो सही है, तो चलो ठीक है, गलत बोली जा रही है तो वो टोक दो कि भाई इसमें गड़बड़ है, तो उतना करना है ना, तो वो चाहे जो इंडेक्स हो। सो दैट इज़ व्हाट यू नो वी शुड लुक एट। सो एज़ अ कंट्री यू नो probably we are just you know starting warming up, and you know before we just you know wrap it up, if any of you have anything to say, you can say, but you know, probably you know Narendra Modi is actually last you know congressman ruling India. After that, you'll have you know real leaders. He's not actually you know he's still you know same as what Congress is. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दो, that's it you know. But by and large, Narendra Modi is same as you know Congress leaders, except for few things. तो we are just you know starting. तभी जो इकोनॉमिक्स और बाकी चीज़ों में चीज़ें होनी है करनी है, it has you know long way to go. सो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ज़्यादा रिज़ल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि पुरानी चीज़ अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उससे कैसे रिज़ल्ट आएगा? यू पे दिस इज़ इंसैनिटी ना। इफ यू डू द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट द डिफरेंट आउटकम, यू नो डूइंग द सेम थिंग। So this is insanity. It is not, you know, some geniusness.
तो वो चीज़ है। खैर, किसी को कुछ और बोलना है, कहना है, पूछना है? ऑलराइट। सो thank you so much for sparing your 1.5 hours late in the night. I hope you learned something, and we'll upload this in YouTube so you can, refer it back if you have anything. There is no, stock a specific view, so it is actually not as such, time limited. Is it? It is actually, timeless. That is why we generally avoid to talk about the stocks, क्योंकि that becomes useless after a point, है ना? तो आप मुझसे पूछोगे टाटा पावर या टाटा मोटर्स, 480 पे ट्रेड कर रहा है, अभी उस पे क्या व्यू है? आई मे गिव यू सम व्यू, है ना, लेकिन 3 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगा व्यू, क्योंकि टाटा मोटर्स या तो उससे ऊपर चला जाएगा या नीचे, है ना, दैट विल बिकम यूजलेस। सो डोंट जनरली अवॉइड सच क्वेश्चंस, विच आर नॉट हेल्पफुल फॉर beyond a very short time frame. All right, thank you so much. Thank you very much. Bye bye. Bye. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको मार्केट में इंटरेस्ट है, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।